Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our past paper 2019 related to your ECAT. ECAT का जो past paper है आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं जो 2019 में आया था। मैं कोशिश करूँगा इसमें थॉरली आपको समझा सकूँ। वन बाय वन करके हम क्वेश्चन देखते रहेंगे और कोशिश करूँगा कि डीपली आपको समझा सकूँ कि इनके आंसर्स वो कैसे लेके आ रहा है और कौन से ट्रिक्स हैं जो हम यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करते हुए। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन आया था 2019 की बात कर रहे हैं वो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। 16.3333 है पाई अंडर रूट ऑफ 2 और ई स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बेस बता दूँ। ऑब्वियस बात, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कैट की प्रिपरेशन की हुई है। मेरा थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे डिफरेंट है। जिस तरह हम लोग ये कहते थे कि हमारे जो क्रिकेट के कोच थे, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो वो कहते थे बेसिक्स आप अपनी ठीक करो, देन फिर उसके बाद वनडे, फिर 2020 आ गया। तो जिनकी वो कह रहे थे बेसिक्स ठीक है वो 2020 में भी बड़े उसमें सक्सेसफुल होते हैं। बेस अपनी स्ट्रॉन्ग करें। ये मत समझें कि आप एकदम से छोटे छोटे ट्रिक्स सीख लेंगे और आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो बेस अपनी स्ट्रॉन्ग करें, देन वहाँ पे आपके पास जो मिनिमम टाइम में हमने उसको करना होता है, तो वो फिर जब बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो हम वो ट्रिक्स भी सीख लेंगे। वो ट्रिक्स भी फिर काम आएंगे अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सी इसकी बेस भी बनाता जाऊँ और आपको इससे रिलेटेड जो मेरे यूट्यूब पे लेक्चर पड़े हुए हैं, मैं उसका जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो स्टूडेंट देखें, ये वाले क्वेश्चन तो 2019 में आए हैं। अब इससे रिलेटेड जो है अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको थॉरली कर सकें। तो आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ 2019 का पेपर नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और फिर जैसे ही हम बेस देख लेंगे तो आप देखेंगे विद इन सेकेंड, जस्ट रिमेंबर विद इन सेकेंड में हम कुछ पार्ट सॉल्व मैं आपको करके दिखाऊंगा और आप खुद करेंगे। जिस तरह यहाँ पे आप देखें कि ये रैशनल नंबर उसने क्या है। अब हमें रैशनल और रैशनल का पता होना चाहिए कि यार रैशनल नंबर क्या है, इररैशनल क्या है, देन हम इस बात पे देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। उसके लिए थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको करके दे रहा हूँ। ऑब्वियस बात, आपने पेपर में ये सारा कुछ नहीं लिखना होता, वहाँ पे आपको विद इन आप 1 मिनट या 1.5 मिनट आपने इसको देखना होता है। तो 1 मिनट का आप टाइम रखें और उसके अंदर बड़े इजीली, हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, बेस आपको आती होगी तो आप ये विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। अब रैशनल नंबर की बड़ी तफसीली मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं इन टर्म्स इंग्लिश लैंग्वेज और बाय लैंग्वेज, दोनों आपको मिल जाएंगी। तो आप ज़रा अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो वहाँ पे वो वाली वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा। मैं आपको ज़रा स्लाइटली सा ओवरव्यू यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, ये रियल नंबर है। रियल नंबर में आगे क्या है जी, इसमें इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर किस टाइप के होते हैं बिल्कुल शॉर्टली आपको बता रहा हूँ। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। लाइक आपके पास 3.14159, ये आपके पास जो टर्मिनेट नहीं हो रहे ना वो रिपीट हो रहे होते हैं, इसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। या द नंबर विच आर नॉट रैशनल इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अब इसके जो दूसरा पार्ट है वो क्या है जी, रैशनल नंबर। इन दोनों का जब यूनियन लेते हैं तो रियल नंबर आता है। अब रैशनल नंबर का आगे मैंने डिवीजन आपको करके दी हुई, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया है किसमें, फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन किस टाइप की होती हैं, 503, 705 होल नंबर है या इंटीजर है, दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, फ्रैक्शन। जितनी भी फ्रैक्शंस हैं इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, ये आपके पास रैशनल नंबर होती है। दूसरी कैटेगरी मैंने बताई थी टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मीन आप 1.5 जहाँ पे कोना को स्टॉप लग रहा है, ठीक है, 0.5 1/2 को करेंगे कैलकुलेटर से देखेंगे तो 0.5 आ रहा है। तो ऐसे जो टर्मिनेट हो रहे होते हैं वो क्या होता है, रैशनल होते हैं। जो टर्मिनेट नहीं होते वो क्या होंगे, ये देखो राइट साइड पे, वो क्या होंगे, रैशनल। ठीक है जी। तीसरी कैटेगरी जो इसमें हमने डिस्कस की थी वो रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग मीन अगर एक नंबर और ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हो, जिस तरह यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद ये 3333 अब रिपीट हो रहा है। ये आपके पास अगर नंबर रिपीट हो रहे हो
इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। और अगर रिपीट ना हो रहे हो तो क्या होगा, ये देखें अब, नॉन रिपीटिंग, इसको क्या बोलेंगे, एन इर्रेशनल नंबर। फोर्थ कैटेगरी में हमने देखे थे इंटीजर। अब इंटीजर के आगे और कैटेगरीज की थी हमने, कौन से, एक तो होते हैं आपके पास नेगेटिव नंबर्स, फॉर एग्जांपल -5, -70, -2, ये भी रैशनल नंबर हैं। अब दूसरी टाइप में होल नंबर है। होल नंबर में क्या आता है आगे, फिर दो पार्ट मैंने सब डिवाइड कर दिए हैं। एक तो नेचुरल नंबर होते हैं जिसका आपने सेट पढ़ा हुआ 1 2 3 अप टू सो ऑन, और एक नंबर जिसमें आपके पास जीरो इंक्लूड होता है, ये होल नंबर में आता है। अब ये जो लेफ्ट साइड पे जितनी भी मैंने आपको बना के चीज़ें दिखाई हैं, ये आपके सारे रैशनल नंबर हैं। और जो ऑब्वियस बात है, जो रैशनल नहीं है वो क्या आ जाएंगे, इर्रेशनल। तो मैं फिर कह रहा हूँ, हम ऑब्जेक्टिव तो एक डिस्कस कर रहे हैं, बट इसकी बेसिक्स में कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई और आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाए आपके जो ई कैट के पेपर में, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। एक छोटा सा मैंने मैप आपको बना के दे दिया है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अब आपने मुझे ये बताना है कि यार जो हमारा ऑब्जेक्टिव आया है उसमें आंसर क्या होगा और क्यों होगा। ऑब्वियस बात, हम इसकी डिस्कशन भी करेंगे, रटे तो नहीं इसमें चलेंगे। लाइक क्वेश्चन आपके पास मैं दोबारा लिख रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। कौन सा होगा रैशनल नंबर? यस जी। इसमें अब आप देखो, मैंने आपको बताया था अगर एक नंबर, यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, या ग्रुप ऑफ नंबर भी हो सकते हैं, ये मैं और भी आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं है एक नंबर ही रिपीट हो रहा हो, बास टाइम पूरा का पूरा ग्रुप नंबर रिपीट हो रहे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल। तो क्या होगा इसका आंसर, बड़ा सिंपल सा है, विद इन सेकेंड। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्टली सिर्फ इसका आंसर क्या देंगे, ए आ जाएगा, बात खत्म हुई। अब मेरा नहीं ख्याल कि 5 सेकंड से ज़्यादा आपको इसका आंसर सर्च करने में लगेगा, मेंटली मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तभी होगा, जैसा मैं वही क्रिकेट के कोच की बात करता हूँ कि यार अगर आपकी बेस स्ट्रांग है तो फिर आप कहीं पे भी जाके खेल सकते हो। तो मैं बार बार स्टूडेंट को ये कहता होता हूँ कि डायरेक्टली शॉर्टकट के चक्करों में मत पड़ो, अपनी बेस स्ट्रांग करो, फिर आप देखो विद इन सेकेंड आपके कितने आंसर, और आप कॉन्फिडेंटली वो आंसर दोगे, फिर रटे नहीं होंगे, अच्छा ये आ गया तो ये कर लेंगे, ये ऐसे नहीं। सही, अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें कह रहा हूँ कि पाई रैशनल नंबर है या नहीं, ये भी मैंने अपनी वीडियो में बड़ा तफसीली बताया है, या अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर। अब देखो ना, बाकी जो ऑब्जेक्टिव है ये भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे कि पाई रैशनल है, इरेशनल है, अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है ये भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ई का स्क्वायर देखें तो 2.71 इसकी वैल्यू है, स्क्वायर लेंगे तो ये भी नॉन रिपीटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग की बात आ रही है, तो ये इरेशनल है। पाई कैसे इरेशनल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि पाई की वैल्यू अगर आप देखें तो 3.141592। अब आपका कैलकुलेटर चूंकि राउंड ऑफ करके वो 6-8 डिजिट के बाद दे देता है, तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये इस तरह की वैल्यू नजर आएगी। नॉर्मली क्या कहते हैं, पाई जो है ये इरेशनल नंबर है। जबकि 22/7 की बात करें तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि आफ्टर 6 डिजिट, ये मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है, आफ्टर 6 डिजिट ये रिपीट हो रहा है। जिस तरह ये देखो ना 3333 रिपीट हो रहा है, इसी तरीके से आफ्टर 6 डिजिट ये रेपिटेशन आपको दे रहा है। और जहां पे अ सिंगल नंबर और ग्रुप ऑफ नंबर जो है वो रिपीट हो रहा हो, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये 22/7 इज अ रैशनल नंबर, और पाए आपके पास क्या है, ये 22/7 क्या है, ये रैशनल है, और पाए जो है रैशनल नंबर है। और दे आर नॉट इक्वल, अक्सर इक्वल का साइन बीच में देते हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, बिकॉज रैशनल रैशनल इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये भी रैशनल है। अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर आप वीडियो में देख सकते हैं, ये भी मैंने प्रूफ भी इसका अलहदा से करके दिया हुआ है। और ई स्क्वायर की बात करें तो एक ही ऑप्शन थी इसमें जी, रैशनल की, जो आपके सामने आ चुकी है। होपफुली मैं इसी तरीके से आपको करवाऊंगा कि एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, हम काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बट ऑनेस्टली देखें, अगर आपको इसकी बेस आती है तो विद इन 4 to 5 सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं लगेगा। और यही ई कैट है। ई कैट का मतलब है विद इन मोमेंट, विद इन लिमिट आप अपने आंसर देते जाएं, और इंशाल्लाह आपके लिए वो रिजल्ट जो है बहुत बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अपना पैटर्न बता रहा हूँ, मेरा ये पैटर्न है, मैं थॉरोली स्टडी करवाता हूँ, और देन फिर अपने नॉलेज की बेस पे आप विद इन सेकेंड अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ये है जी मेरे नज़र में, आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Let R, Z, Q and denote the set of real numbers, integers, rational number, natural number respectively। ये दी रियल नंबर आपको दिए, इंटीजर दिए हैं, और आपके पास ये चार ऑप्शन है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली सेट है, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़े हुए, फर्स्ट ईयर याद है। मैं सिर्फ आपको रिमाइंडर के लिए, तो मैं फिर कह रहा हूँ जितनी चीज़ें भी लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट एक आंसर चाहिए। मैं बेस आपको स्ट्रॉन्ग करके दे रहा हूँ कि यार ये चीज़ें आपको पता होंगी तो विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकेंगे। जिस तरह मैं बात करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है, वो क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर आपने पढ़ा हुआ है, उसमें जीरो भी आ जाता है, प्लस माइनस नंबर भी आते थे। रैशनल नंबर अभी हमने देखा भी है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज अ रैशनल नंबर। और रियल नंबर क्या है, एक्चुअली ये यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का। ये फिर मैंने आपको, चूँकि अब जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, फर्स्ट ईयर वैसे भी आपका जो कोविड की वजह से अगर बात करूँ पेपर आपके नहीं हो सके थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये थ्योरी पढ़ी भी नहीं हुई है, तो मैं सिर्फ थ्योरी करवा रहा हूँ। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सारा कुछ लिखें, और ये सिर्फ आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ। और उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ उनको बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। अब आप देखें सबसेट का मतलब, ये साइन किसका है, प्रॉपर सबसेट है। फिर हमने इम्प्रॉपर, दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी। प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात करें तो हमने दोनों चीज़ें देखी थी, ठीक है जी। प्रॉपर भी देखा था, इम्प्रॉपर उस पर अभी मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। अभी आप सिंपल यही ले लें कि पार्ट ऑफ समथिंग, कि किसी भी नंबर का अगर हम पार्ट की बात कर रहे हैं इसको हम सबसेट बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का छोटा सा हिस्सा आप निकाल लें, ये सबसेट है। बड़ी सिंपल सी आपको डेफिनेशन अभी बता रहा हूँ थॉरोली। अभी अगर देखना चाहें तो मेरी पूरी वीडियो अवेलेबल है, अगेन डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। जो इसकी बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा काइंडली वो वीडियो देख लीजिएगा। अब आप देखें तो नेचुरल नंबर सबसेट है क्यू का। नेचुरल नंबर में तमाम एलिमेंट क्यू में भी हैं, ठीक है। क्यू आपके पास है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पॉइंट्स में भी आ जाता है और होल नंबर में भी आता है। ये सारे होल नंबर हैं तो ये इसका पार्ट हुआ है। और क्यू जो पार्ट है वो किसका, रियल नंबर का, यानी कि ये इससे छोटा पार्ट है और रियल नंबर बड़ा है, क्योंकि वो रैशनल यूनियन है दी रैशनल और रैशनल का। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इसलिए पहली कंडीशन ओके है, यस। दूसरी कंडीशन ऑब्वियस बात हमने बाकी भी देखनी है। दूसरी कंडीशन में नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर की बात कर रहे हैं। इंटीजर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटीजर आपके सामने आ रहा है जी। नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसा ही है। और इंटीजर आपके पास क्या है जी 0 1, तो क्या ये इसका पार्ट होगा, 1 2 3 इसमें शामिल है, यानी कि जी जो है वो बड़ा सेट है और एन जो है उसका सबसेट है, ऐसे ही है। तो जब ये सबसेट आ गया तो ये भी एन इज अ सबसेट ऑफ जी, बिल्कुल ये ओके है। अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें, एक्चुअली ये साइन प्रॉपर सबसेट का, मैं आपको ज़्यादा थॉरली नहीं लेके जा रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। अभी आप ये समझ लें कि इसका कुछ एक पार्ट है, तो n जो है वो z का पार्ट है। z क्या रैशनल नंबर का पार्ट है, बिल्कुल इसमें तमाम एलिमेंट रैशनल नंबर में आ रहे हैं। और ऑब्वियस बात है रैशनल नंबर जो रियल नंबर का पार्ट है, तो ये दूसरी कंडीशन भी ओके है। ज़रूरी नहीं है कि ये पास्ट टाइम एक ही है, अब ये दूसरी भी आ गई। थर्ड को डिस्कस करते हैं। n इज अ सबसेट ऑफ z, बिल्कुल n के तमाम एलिमेंट जो हैं सॉरी, n के तमाम एलिमेंट जो हैं वो z में आ रहे हैं, ओके। और z के तमाम एलिमेंट r में हैं, बिल्कुल z के तमाम एलिमेंट जो हैं वो r में भी हैं। इसका मतलब है ये थर्ड कंडीशन भी ट्रू है। लास्टली है ऑल ऑफ दीज, तो क्या आंसर होगा, बिल्कुल लास्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी इसमें आंसर आ रहे। मैं फिर कह रहा हूँ ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसकी बेस बना के दे रहा हूँ। विद इन सेकेंड अगर आपको ये समझ आ रही है सेट नेचुरल जी क्यू आर, अब सिंपल छोटे छोटे से नंबर लिख के भी इसको चेक कर सकते हैं, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन जो है 30 सेकंड से ज़्यादा आपका नहीं लेगा अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो। ओके जी, चलें आगे, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है जी, अ वैलिड एक्सप्रेशन फॉर द शेडेड एरिया इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जब मैं देख रहा था 2019 के पेपर में, एक तो हमने वेन डायग्राम नहीं पढ़ी होती, मुसीबत ये है कि बहुत सारे इसमें वही टॉपिक आते हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में छुड़वा दिए जाते हैं, जो आपको सेकंड ईयर में छुड़वा दिए जाते हैं। उनमें से एक वेन डायग्राम है। हाँ, अगर वेन डायग्राम मज़े की सीखनी हो तो अगेन मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सॉरी लिंक दे दूंगा 2.3 में। आप देखें, मैंने थारोली ये आपको वेन डायग्राम 2.23 में आपको सिखाई हुई है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ऑब्वियस बात, हमारे पास टाइम नहीं है। ये आपके पास क्या आ रही है जी, वेन डायग्राम। अगर आप चेक करें तो वेन डायग्राम ये वाला दिया हुआ है, शेडेड एरिया। आपने इसको देखते हुए बताना है इनमें से कौन सी वैलिड एक्सप्रेशन। शेडेड एरिया जो है मैंने येलो कलर कर दी है। अब वेन डायग्राम का एक तो वे आपको मैंने 2.2 में बताया हुआ, बड़ा थारोली बॉक्स मेथड बताया हुआ है, जो कि ऑब्वियस बात है थोड़ा सा लेंथी है बट रिलायबल है। अब इतना टाइम नहीं है कि जी हमें इस क्वेश्चन पे 5 to 7 मिनट या 3 मिनट्स लगाएं। इसके लिए एक मैं अभी शॉर्टकट आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ टीचर इसको एग्री ना करें, बट मैं अपना जो शॉर्टकट ई कैट के लिए भी इसका देखा है। मैं इनके नंबर रख रहा हूँ, मैं सेट ए का बता रहा हूँ। सेट ए के एलिमेंट में ले रहा हूँ 1। ज़रा देखो जी, फोकस करो डायग्राम पे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा आपको भी इसका वे बताने जा रहा हूँ। 1 2 नजर आ रहा है, 3 डायग्राम पे फोकस करें, 4। मैंने ए के 4 एलिमेंट ले लिए, ठीक है जी। इसी तरह मैं बी के एलिमेंट ले रहा हूँ। बी के एलिमेंट में ले रहा हूँ 5 6 और 2 3 ऑलरेडी, चूंकि ए का भी एलिमेंट है बी का भी है तो हो गया। एंड देन सी का एलिमेंट में ले रहा हूँ 7। मैंने ये कोशिश की है जो तीनों सर्कल के जितने भी पार्ट्स हैं मैंने इन नंबर्स में आपको करके दे दिए हैं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब ये समझ आ जाएगी तो विद इन मिनट आप इंशाल्लाह ये क्वेश्चन कर सकेंगे या इस टाइप का क्वेश्चन कर सकेंगे। अब मैं जरा ये लिख के भी बता देता हूँ। ए के एलिमेंट मैंने लिए 1 2 3 4। बी के एलिमेंट कौन से 2 3 5 6 2 3, इसलिए कि 2 3 इसमें भी आ रहा, कॉमन है ना ए और बी का। इसी तरह सी के एलिमेंट में अगर आप देखें ये भी है और ये तीनों एलिमेंट भी है। सो 3 4 6 एंड 7। अभी तक मैंने ये नाम लिखा है, मैंने आपको रिटन फॉर्म। ऑब्वियस बात मैं बार बार कहूँगा, पेपर में ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। हाँ, अगर आपका हाथ सेट है तो ये चीज़ आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर। अब आते हैं इनके कम्प्लीमेंट की तरफ। अच्छा, मैं अब ये कह रहा हूँ कि यार ये वाली ऑप्शन नहीं है, मैंने डायरेक्टली बता दी है। क्यों? देखें, इसमें वर्ड उसने दिया हुआ यूनियन सी, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसमें सी का यूनियन ले लेते हैं, ठीक है। अब सी आपके पास क्या है, 3 4 6 7। इज इट पॉसिबल कि सी आंसर आ जाए? एक्चुअली सी के एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं जी, 4 3 6 7, ऐसे ही है। लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है वो येलो 1 है, और येलो में 3 4 6 तो है ही नहीं। अगर ये 3 4 6 नहीं है तो आपने आंखें बंद करके कहना यार पहली ऑप्शन नहीं है, सी पूरा का पूरा नहीं आ सकता, पहली ऑप्शन गई। क्या दूसरी ऑप्शन होगी? नहीं। क्यों? फिर इसमें सी आ गया। तो पहली दो तो आपने इस नंबर को देखते हुए बता दिया कि ये दो ऑप्शन तो है ही नहीं। मुझे एक क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट आई थी कि इसको थॉरली ज़रा करवा दें कि ये है क्या चीज़, तो इसलिए मैं इस पर वर्किंग करके आपको दे रहा हूँ। अब अगर आप गौर करें तो इसमें ए कम्प्लीमेंट भी नजर आ रहा है, सी कम्प्लीमेंट भी, अल्टीमेटली बी कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। ऑब्वियस बात है, कम्प्लीमेंट हमने देखा था यूनिवर्सल सेट से हम बाकी उस सेट को निकाल देते हैं। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं है, यहाँ पे दूसरे सेट दिए हुए हैं, तो इसका बड़ा छोटा सा ट्रिक है कि ए है ना, ए के एलिमेंट कौन से 1 2 3, मैं ए कम्प्लीमेंट निकालना चाह रहा हूँ। तो इस ए के अलावा जितने भी बाकी नंबर हैं वो लिख लें। देखें, ए कम्प्लीमेंट में ए नहीं है तो बाकी क्या होंगे, 5 6 7, मैंने वो लिख लिया। बड़ा सिंपल सा वे। ए के अलावा जितने भी आपको नंबर नजर आ रहे हैं आप लिख लो आंखें बंद करके, बात खत्म करो। इसी तरह बी की बात करूं तो बी के अलावा सारे एलिमेंट लिख लो, कौन से हैं जी, 1 4 1 7। इसी तरह अगर मैं सी की बात करूं तो सी के अलावा सारे एलिमेंट लिख लें, ये है जी 1 2 एंड 5। को मुश्किल बात। फिर मैं कह रहा हूं विद इन सेकेंड आपने ये काम करना है। बड़ा सिंपल सा है। सी नहीं है तो सी के अलावा जितने भी नंबर्स हैं मैंने नंबर की फॉर्म में, ऑब्वियस बात है वहाँ पे उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा होता आपने, उन्होंने यही कहना है ये हमें इसका आंसर दें, किसी भी वे में करेक्ट आंसर चाहिए होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब चलते हैं आगे। अब बेटा थर्ड कंडीशन को भी देखते हैं। देखें, ये दोनों में कॉमन चीज़ है, ए इंटरसेक्शन बी सी कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी सी कम्प्लीमेंट। तो पहले ये निकालते हैं। मैं फिर सेफ साइड आपको सिर्फ समझाने के लिए, आप पेपर में बार बार नहीं लिखेंगे। ए ये था, बी ये था, जो तीनों के दरमियान इंटरसेक्शन चाहिए, सी कम्प्लीमेंट ये। बताएंगे इंटरसेक्शन क्या है विद इन सेकेंड, जल्दी से। यस,
सिंपल सी बात है जी, आंसर 2। कोई मसला जी। फिर अब मैं ये चीज निकाल रहा हूँ, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, इसके लिए हमें ए कंप्लीमेंट चाहिए और सी चाहिए। ए कंप्लीमेंट मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सी मैंने दोबारा लिखा है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 6। तो क्या 6 इसका हिस्सा है कलर लैंग्वेज में? कलर लैंग्वेज में सिर्फ हमारे पास 2 है या 7 है। अगर 6 इसका हिस्सा नहीं है तो थर्ड कंडीशन भी गई, क्योंकि इसमें ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है जो कि 6 आ रहा है, और फिर जब यूनियन निकालेंगे तो 6 आंसर में आएगा। लेकिन एक्स 6 जो है ये हमारा शेडेड एरिया नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी गई। तो बाकी रह कौन सी गई जी? फोर्थ ऑप्शन। तो आप डी आंसर लिख रहे हैं। अब कैसे मैं ये भी निकाल देता हूँ। तो देखो इसका भी आधा पार्ट तो हम कर चुके हैं, मैं ये वाला पार्ट कह रहा हूँ। ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट एंड सी। हमने ए कंप्लीमेंट भी निकाला हुआ, हमने बी कंप्लीमेंट भी निकाला हुआ, हमने सी आपके पास भी रखा हुआ था नाम। इन दोनों के इंटरसेक्शन ले लें। क्या आएगा इंटरसेक्शन? स्ट्रेट अवे 7। फिर इन दोनों का क्या चाहिए? इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का यूनियन चाहिए, और यूनियन क्या हो जाएगा? इसमें 2 भी आ जाएगा, इसमें 7 भी आ जाएगा। तो देखें क्या 2 येलो कलर, 7 क्या येलो कलर है, तो आंसर क्या हो गया? बस सिंपल डी। तो मैंने बेटा कोशिश की है, जिस स्टूडेंट भी रिक्वेस्ट की थी कि बेटा इसको विद द हेल्प ऑफ, मैंने एनिमेशन आपको समझाने की कोशिश की है। मैं फिर कहूँगा बार बार, पेपर में इतना टाइम नहीं ये सारी चीज़ें लिखें, लेकिन अगर आपका हाथ सेट है तो विद इन सेकेंड ये वाली 6 लाइन्स तो ज़रूर लिखें, ताकि बेटा आगे आपको डिटेक्ट करने में आसानी हो। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि करो, थॉरोली करो, और अपने कॉन्फिडेंटली करो कि यार ये क्वेश्चन को इतने मुश्किल नहीं है। सही है। अब मेरे ख्याल में इसका विद इन 1 मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपकी बेस स्ट्रांग है तो। और अगर आपने सिर्फ रटे लगाए हुए हैं तो फिर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए रटे तो चल जाएंगे, ऑब्वियस बार पेपर में थोड़ी बहुत जब वो चेंज करता है फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है। ओके जी, मजे का था क्वेश्चन। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके ई कैट में आया हुआ है जी। 2019 की बात कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन सर आपके सामने है 2019 है, और क्वेश्चन है द कम्प्लेक्स वेरिएबल is defined for t real number the modulus of z। आंसर इसका मैंने पहले लिख दिया है एनिमेशन में, चले कोई बात नहीं जी। अब ये आंसर क्या होगा ये, अब अगर आपको बता दूं, ये आपने पढ़ा हुआ डी मोवरिस थ्योरम पढ़ा हुआ है, याद है फर्स्ट चैप्टर में। कुछ स्टूडेंट्स को ऑब्वियस बात है ये भी छुड़वा दिया गया है, स्पेशली अगर हम कोविड की बात करें तो स्मार्ट सिलेबस में भी इसको नहीं डिस्कस किया जाता नॉर्मली। तो आपका ये है जी पेज नंबर 25 फर्स्ट ईयर में आपने डी मोवरिस थ्योरम पढ़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, एक्चुअली मैं उसी का यूज़ बताने लगा हूँ, उससे रिलेटेड है। ई की पावर अयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। वहाँ पे ये ई पावर अयोटा की फॉर्म नहीं दी हुई है, तो मैं वहाँ पे भी लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, जो थ्योरी देखना चाहें, जहाँ पे पोलर फॉर्म मैंने की है, ये बड़ा तफसीली बताया हुआ है। इसका लिंक भी मैं कुछ ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो थॉरोली देखना चाहे पोलर फॉर्म ज़रूर देख सकता है। उसमें होता है ई की पावर अयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। चूँकि इसमें एंगल जो दिया टी और थीटा साथ दिया हुआ है, तो इसलिए कॉस टी थीटा और साइन टी थीटा लिखा है। ये जनरल फार्मूला है। अब चूँकि नेगेटिव था पावर में, तो एक्चुअली एंगल में भी क्या आ जाता है, क्या होता है, एंगल जो आ जाता है ये कॉस के साथ और साइन के साथ। अयोटा ऑब्वियस बात इमेजिनरी पार्ट में होता है। अब चूंकि ये नेगेटिव था तो नेगेटिव टी थीटा और नेगेटिव टी थीटा। कॉस आपको पता है नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, ये नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ई पार अयोटा थीटा को आपने एक्सपेंड किया है। अब आपने इसका मॉडुलस लेना है। क्या वो बात कर रहा है, मॉडुलस ऑफ जी। मॉडुलस का मतलब क्या है, अगर आपको याद हो, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। याद आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर में किया था। सो रियल पार्ट कॉस टी थीटा का स्क्वायर माइनस साइन टी थीटा का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता था, 1। तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, बात खत्म हुई। ये लेनी आंसर बी, वो पहले से एनिमेशन लगी हुई थी, आंसर बी आ गया। तो ये थोड़ा सा उसने चेंज किया, ऑब्वियस बात है बी एस लेवल पे ई पर अयोटा थीटा की फॉर्म में दी है। मैंने वहाँ पे भी आपको बताया हुआ है, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चर लिए हुए हैं। मैं फिर आप देखें कि जो चीज़ मैंने करवाई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे मोस्टली क्वेश्चन उसी में से आ रहे हैं। सो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं हर लेक्चर के शुरू में आपको बेस करवाता था। हाँ, वो ई कैट का टेस्ट हो, ऑब्जेक्टिव हो, या आप आगे किसी और यूनिवर्सिटी का देना चाहें, तो बेटा थ्योरी मैटर करती है। ये वो चीज़ें आपको याद होगा जब आप चेहरा बनाते थे कि सर ये रहने दें, ये तो नहीं क्यों करवाता। अब आपको इसकी कदर हो रही होगी। ऑब्वियस बात है, जब ऑब्जेक्टिव देखें और ये देखेंगे तो फिर मज़ा आता है कि यार कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने की हुई हैं।
नेक्स्ट चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके पास बेटा जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following set of order pair is different from others। जिस तरह हमें ऑब्जेक्टिव में करते थे कुछ क्वेश्चन 1 मिनट 1.5 2 मिनट के होते थे, कुछ मेंटली विद इन सेकेंड वाले होते थे, जिस तरह हमने पहला किया है। एक्चुअली ये मेंटल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज डिफरेंट, कौन सा ये डिफरेंट है। अब आप गौर करें तो एक आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा, देखो 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 2 चारों में है, इसी तरह 5 6 चारों में है। कौन सा चीज डिफरेंट है, मैं आपको करके कलर दे रहा हूँ। ये 3 4 इसमें है, ओके, इसमें है, ओके, इसमें है, ओके, लेकिन यहाँ पे मसला क्या हुआ, ये शफल कर गया। ऑर्डिनेट ऑफ सीसा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, 3 4 को उसने क्या किया है 4 3। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज सिंपल आंसर, अगेन विद इन सेकेंड सी आंसर है जी, बात खत्म। अब इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि जी दे आर इक्वल ऑर्डिनेट ऑफ सीसा, हमें कोई ज़रूरत नहीं। उसने सिर्फ ये पूछा था डिफरेंट कौन सा, हमने बता दिया है, क्योंकि बाकी जो दोनों ऑर्डर पेयर थे वो सेम थे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो बड़े मज़े का ईगेट का पेपर होता है। फिर वही बात, अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो तो। ओके जी, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। फॉलोइंग टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। अब होमोजेनियस इक्वेशन आपको याद होगा, हमने 3.5 में बड़ा तफसीली ये काम किया हुआ है, और इसमें होमोजेनियस का वर्ड भी यूज कर रहा है, फिर रैंक का वर्ड भी है। ये 3.4 में किया हुआ है। अगेन 3.4 और 5 देख लीजिएगा जिन्होंने बेस को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है। फिलहाल अगले जो दो क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड मैं उसको डिस्कस करूंगा। आपको पहले ये पूछ रहा है जी इसका रैंक क्या है। रैंक अगर आपको याद हो, हमने बड़ा तफसीली किया हुआ है। रैंक आपके पास सबसे पहले तो वही है कि ये मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास दी हुई है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ कर्नल लैंग्वेज यूज़ की है। रैंक क्या होता था जी, रैंक आपके पास आता था जी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन रिड्यूस एचेलन फॉर्म। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रिड्यूस एचेलन फॉर्म में आपने करना है, और नॉन जीरो रोज जितनी भी होती थी उसको हम रैंक बोलते थे। आपको याद है जैसा यूट्यूब पे भी अक्सर कमेंट आए कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलन फॉर्म भी हम रैंक बोलते थे, और वहाँ पे चूंकि जेन्युइन डेफिनेशन आपकी ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म, तो मैं ये कहता था यार रिड्यूस में कर लो, कुछ क्वेश्चन एचेलन फॉर्म में भी हो जाते हैं, बट आपकी बुक में भी यही डेफिनेशन दी हुई है, इसी को फुलफिल कीजिएगा तो आपके आंसर भी करेक्ट आएंगे। कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आप सिर्फ एचेलन फॉर्म में भी कर लें, लेकिन रट्टा तो नहीं ना लगाना। अब आपको एचेलन फॉर्म याद है, बड़ी सिंपल सा एक मैंने बताया था कि लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, या और सिंपल एक डेफिनेशन कर दी थी बड़े अपने अल्फाज में। ऑब्वियस बात है, इसकी बड़ी तफसीली मैंने रैंक बताया हुआ है, 3.4 की वीडियो आप देख सकते हैं। आपको एक सिंपल बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ये जो डायगोनल है इसके एलिमेंट 1 1 है, इसके नीचे भी 0, इसके ऊपर भी 0 है, तो ये आपके पास क्या होता है, रिड्यूस एचेलन फॉर्म। यानी कि सिर्फ डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 1 आ जाए, इसके ऊपर भी 0 आ जाए, इसके नीचे भी 0 आ जाए, तो ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म होती है। जब भी हमने रैंक फाइंड करना होता है तो हमें रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब आपको ये मैट्रिक्स नजर आ रहा है 1 0 0, ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म नहीं है, बिकॉज इस 1 के नीचे 2 0 होने चाहिए, ये 1 है, तो हम क्या कहते हैं इसको 0 कर लेते हैं, और फिर ये 1 भी एक एक्स्ट्रा है, इसको 0 कर लेते हैं। अब वहाँ पे भी मैंने तफसीली करवाया हुआ आपको। अब फिर आप वहाँ पे भी आप तड़प रहे थे कि सर ये इतना सारा लिखना है, लेकिन आपको पता है कि जब आपने ये किया था 3.4 तो 3.5 भी आपके लिए इजी हो गई थी। तो रैंक के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, इस 1 को 0 करना है, मीन R3 का ये एलिमेंट 0 चाहिए, और यूज आपने पहले वाले 1 को करना होता है। फिर इसकी थोड़ी सी बेस देख लीजिएगा, रैंक इंशाल्लाह फिंगर टिप्स पे आपका आ जाएगा। फिलहाल मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ कि R3 माइनस R1, R3 में चेंजिंग है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, R1 को नीचे लिख रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये आपके पास R3 आ जाएगी 0 1 एंड 0। एक तो ये वाला 1 0 करना है, एक ये 1 0 करना है, और यूज आप इसमें करेंगे सेकेंड रो को, तो ये क्या आ जाएगा R3 माइनस R2। R3 जिसमें चेंजिंग होती है उसको पहले लिखते होते हैं, और R2 में से आप माइनस करें, देखें एक दफ़ा R1 से किया, एक दफ़ा R2 से किया है, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ है कि जो चेंजिंग आई है फर्स्ट रो में तो कोई चेंजिंग नहीं थी, बाकी जो चेंजिंग आई है वो आपके पास ये चीज़ आ गई है।
अब अगर आप गौर करें तो प्रिंसिपल डायगोनल में 1 आ रहा है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट आएगा। अब ये 0 1 नहीं हो सकता, तो ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसका वो लेक्चर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगी। और रैंक क्या है जी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। कितनी नॉन जीरो रोज हैं? यानी कि इसमें कोई ना कोई नंबर हो। कितने हैं जी? 3 रोज हैं, 1 2 3। एक रो ऐसी है जो पूरी की पूरी जीरो है, दो जो है नॉन जीरो हैं, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे जी इतना सारा काम हम वहाँ पे कहाँ पे करें, आपको ट्रिक्स भी टीचर्स ने बताए हुए हैं, शॉर्टकट भी हैं, आप बेटा फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं बेसिस को हिट करता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट तरीके से चलता हूँ, और मैं ये कहता हूँ आपकी लिखने की स्पीड होती है। अब देखो ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये दोनों को माइनस करके देखना है, दैट्स इट। अब ये सिर्फ आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ कि सर है क्या है इसके बैकग्राउंड पे, ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ R3 माइनस R1, R3 माइनस R2, अगेन विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपकी बेस काउंट है। अदरवाइज आप शॉर्टकट जो भी हैं, जो आपको सर बता रहे हैं, देखते जाएं। तो इसका रैंक क्या आ जाएगा? 2। चूंकि 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने रैंक को इतना थॉरली बताया है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट आप सेकंड क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन, बड़ा इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका आंसर बेटा आ रहा है B। चलें जी आगे। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया हुआ, उसको डिस्कस करते हैं, और इस रैंक को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें यूज करूँ। अच्छा, एक वर्ड उसने यूज किया था होमोजेनियस इक्वेशन का, ये भी मैंने डेफिनेशन बताई हुई है, जस्ट मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी कि आपके पास जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच एज x और y, 2 वेरिएबल है, इस टाइप की आपके पास लीनियर 3 लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, 2 भी हो सकती है, 1 भी। आपको बड़ा सिंपल सी बात कहूँ कि जिसमें राइट साइड पे जो K1 K2 K3 है, ये 0 हो जाए। अगर ये सारा राइट साइड पे 0 आ रहा है, जिसने क्वेश्चन में भी दिया, तो इसको होमोजेनियस बोलते हैं। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि राइट साइड पे इक्वल के इधर आपके पास 0 आ रहा है, तो ये होमोजेनियस है। अब अगर एक दो ट्रिक मैंने इसमें बताए थे, ये वाला क्वेश्चन उसने वैसे दिया हुआ था, ट्रिक आपको ये बताया हुआ था, तो बेस आपको ये करवाई थी कि आप इसका डिटरमिनेंट लेके देख लो। अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका क्या होगा? ये नॉन ट्रिवियल कहलाता है, और नॉन ट्रिवियल का मतलब इसके इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं। कि 3.5 में हमने किए भी काफी सारे क्वेश्चन, ये शॉर्टकट है। क्या करेंगे? जो भी ये आया उसका डिटरमिनेंट लेने आता है ना, 3.3 में किया हुआ है, तो आप इसका डिटरमिनेंट ले लें। आंसर अगर 0 आ रहा है तो आप नॉन ट्रिवियल भी जेल में रखें और आंसर इनफिनिट भी। और अगर ये 0 नहीं आ रहा तो ये सोल्यूशन कौन सा होगा? ट्रिवियल होगा या यूनिक, जिस तरह x = 1 आ रहा है, या x = 2, y = 2 एंड z = 3, ये यूनिक आंसर आ जाएगा, ये इनफाइनाइट आंसर आएगा। एक तो ये ट्रिक है जी। आपके पास ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका सिर्फ एक का डिटरमिनेंट निकाल के देख लो, ऑब्वियस बात है डायरेक्टली भी आपको नजर आ रहा है ये 0 0 ही है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। एक तो मैंने ये तरीका आपको बता रहा हूँ कि जी नॉन ट्रिवियल, क्या इसका आंसर इनफिनिट होगा। एक और तरीका भी मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, दोनों तरीके आपके पास हैं जी, जो दिल करता है। फिर वही बात मैं कहूँगा, विद इन सेकेंड वाला ये क्वेश्चन है आपके पास। मैंने और तफसील भी दी हुई होमोजेनियस की, ठीक है। एक तो ये ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की बात हुई थी, और एक ये भी हुई थी कि अगर ये नल मैट्रिक्स है, A इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हमने क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर ये अभी हमने ये बात की है तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल। ये हमने दोबारा बात कर दी है। अब एक और मैं चीज बताने लगा हूँ, और वो क्या है जी, कि अगर ये नल सेट है तो होमोजेनियस सिस्टम एंड लीनियर इक्वेशन, अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होगा तो ये ट्रिवियल है, और अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस होगा तो ये क्या होगा? नॉन ट्रिवियल होगा। एक तो आपने ए का डिटरमिनेंट निकाल के देख लिया, ऑब्वियस बात उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम रैंक निकाल चुके हैं, तो इसलिए ये वाला रिजल्ट आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं कि रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ रहा है तो उसके सोल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो रैंक अभी हमने क्या निकाला था, आपको याद है जी? रैंक अभी उस सेट का हम निकाल चुके थे पिछले क्वेश्चन में, वो 2 था, ऑब्वियस बात है, वो हमें प्रॉपर करना है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मेनी सोल्यूशन डज द सिस्टम हैव। एक तो ये कि डिटरमिनेंट ए का निकाल के देख लो, अगर आंसर 0 आ रहा तो इनफाइनाइट है। एक अभी यही हमने निकाला कि अभी रैंक निकालना था, और रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। वेरिएबल कौन कौन से थे उसमें? एक्स वाई जी थे, 3 वेरिएबल्स हैं। रैंक हमारा क्या आया? 2। अगर 2 इज लेस देन 3 आएगा तो सिस्टम क्या होगा? नॉन ट्रिवियल होगा या इनफिनिट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा जी? सिंपल सी बात है, इनफिनिट ए। दो तरीके बताएं, एक तो ए का डिटरमिनेंट लेके देख लो, अगर 0 आ रहा है तो भी इनफिनिट आ जाएगा,
या अभी चूंकि हम रैंक निकाल चुके थे तो ये दोनों ट्रिक्स आपको बता दी हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। चूंकि रैंक हम ऑलरेडी निकाल चुके थे इसलिए विद इन सेकेंड आप बता सकते हैं जी कि वेरिएबल तो 3 थे, रैंक हमारा 2 था तो ये इनफाइनाइट है। और अगर रैंक आपने नहीं निकाला, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है तो ए का डिटरमिनेंट निकाल के देख लो, वो 0 के इक्वल तो नहीं है, और अगर 0 है तो वो इनफाइनाइट होगा। तो दोनों मैंने आपको ट्रिक बता दी है। मेरे ख्याल में उसने 6 और 7 इसीलिए कंबाइन की है कि जिन स्टूडेंट्स ने रैंक निकाला हो, अगर वो एक आध मिनट लग भी जाता है तो ये विद इन सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको ये थ्योरी आती है तो। है ना मजे की चीज। चलें आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट अ सिंगल पॉइंट। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज उसने दे दी है। कहता है कि आपने बी की वैल्यू बतानी, वो क्या है, प्लस माइनस ए ओवर 2 प्लस माइनस ए है, 2a है प्लस माइनस या नन ऑफ दीज है। कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ए कांस्टेंट पॉजिटिव है, अब आपने ग्राफ मोस्टली स्टूडेंट ने छोड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो फर्स्ट ईयर छोड़ जाते हैं सेकेंड ईयर में छोड़ते हैं, आपको बताया था आगे आपको बड़ी काम आती हैं, और इसलिए मैंने कोशिश की थी ईच एंड एवरी टॉपिक आपसे डिस्कस करने की। तो ये ए एक्स स्क्वायर ये पैराबोला बनेगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला, अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है। एक्चुअली ये वो कह रहा है पैराबोला जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ये कर्व इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। ये आपको याद हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, आई थिंक सो 4.7 में था, वो जो केस 1 केस 2 केस 3 याद आ रहा है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की बात मैं आपको बता दूं शायद आपके लिए और आसानी हो जाए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 था, ग्रेटर दैन 0 था, ये इक्वल टू 0 आपको याद होगा रियल एंड रिपीटेड था, लेस दैन 0 के लिए कम्प्लेक्स और इमेजिनरी या डिस्टिंक्ट अनइक्वल था, ग्रेटर दैन 0 के लिए हमने पढ़ा था रूट्स आर रियल या डिस्टिंक्ट अनइक्वल। अब यहाँ पे वो सारा कोई भी काम नहीं है, यूज हम डिस्क्रिमिनेंट को कर रहे हैं बट ग्राफिकली। अब ग्राफिकली आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ थ्योरी ऐड करवा देता हूँ, बिकॉज ये बुक में डायरेक्टली इसका नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। सो हमें थोड़ी सी थ्योरी करनी है, बड़ी मजे की थ्योरी है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी है, फिलहाल ये आपको मैंने लिख दी है, मैं जनरल बना रहा हूँ, नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल की बात कर रहा हूँ। कि अगर ये पैराबोला जो आपके पास है, ये कर्व जो है, ये एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पे कट करे, लाइक दिस वन एंड दिस वन। अगर पैराबोला ऑब्वियस बात ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड आ जाएगी, खैर जैसे स्माइलिंग फेस भी आप बोलते हैं, इसके भी बड़ी मजे की वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जरूर सर्च किया करें, जब फ्री बैठा करें तो इस तरह की चीजें देखा करो। अच्छा जी, तो जब ये 2 पॉइंट पे कर्व टच करेगी इसका मतलब होगा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है। वैसे तो हमने क्या पढ़ा था कि रूट्स वो रियल आते थे या डिस्टिंक्ट अनइक्वल होते थे तो हम ये कहते थे, बट इन टर्म्स ऑफ ग्राफ बड़ा सिंपल सा आपको बता रहा हूँ और ये आगे भी आपको काम आएगा। और अगर यही पैराबोला, यही कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है, आप देखना यहाँ पे तो 2 पॉइंट पे थी, अब अगर ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगी इस सूरत में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0, याद रहेगा। और लास्टली कि अगर जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ उसने कि ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ नॉट टू द स्केल में ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ रफली आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर वो एक्स एक्सिस के एक पॉइंट पे कट कर रही है तो इस सूरत में डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, जो हम रियल रूट के लिए भी पढ़ते होते हैं, याद है कि नहीं। तो ग्राफ से परेशान नहीं होना, बस ये 3 चीजें ध्यान में रखना, अपनी थ्योरी के जो ना बैंक जो है थ्योरी बैंक उसको स्ट्रॉन्ग करो, और उसके बाद देखो कितने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसने खुद कहा था कि ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अब आपने सिर्फ ये करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेना है, उसको 0 रखना है और वहां से बी की वैल्यू निकाल लेनी है, बड़ा सिंपल सा काम है एंड दैट्स इट। तो अब फिर वही बात, अगर आपको थ्योरी आती है तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था जी आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वेशन ये है, बी की जगह 2b है, ए की जगह आपके पास a है और c की जगह पे भी a है। तो देखें बी की जगह 2b, ए की जगह a और c की जगह a, तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर या b इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो कौन सा आंसर आ गया है जी। अब फिर वही बात देखो बी आंसर, ठीक है। मैं फिर आपको क्वेश्चन के एंड पे वही बात बताऊंगा कि सर थ्योरी आपको आनी चाहिए,
आप थ्योरेटिकली स्ट्रांग होंगे तो ये विद इन मिनट आप बड़े इजीली कह सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि यार शॉर्टकट या रट्टे की तरफ मत जाना, अपनी बेस स्ट्रांग करो। फिर वही बात है, अगर बेस स्ट्रांग होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल पे जाके कर सकते हैं। वही क्वेश्चन आपका 1 नंबर का भी हम जब करते थे, वही क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व होता था, 2 मार्क्स का भी था, वही 5 मार्क्स का भी था। तो अब आपको वहां पे जो ट्रिक्स बताता था, आपको हर लेक्चर में कहीं ना कहीं पे कोई पॉइंट आ जाता था, अब वो आपके काम आएंगे ई कैट के टेस्ट के लिए भी। सो ये इसका आंसर है। चलें जी आगे। ओके, सो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 9। अ कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली comprises of 4 male and 3 females member. If a subcommittee consists of a 2 male and 2 female member is to be formed, how many different combinations are possible? अब ये भी बड़ा मजे का क्वेश्चन है। 7 चैप्टर आपको याद है, हमने किया हुआ था, और इसके लिए मैंने ये बताया था जिस तरह हम स्टैटिस्टिक में भी कर रहे थे, आपके जो 7.5 से 8 है, मैं ये कहता हूँ छोटा सा बॉक्स टाइप बना लिया करो जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक तो वैसे ही आपके पास ई कैट में टाइम नहीं होता। मैंने आपको जनरल क्वेश्चन करते हुए बताया था कि इस तरह का बॉक्स बना लिया करो, जो इन्फॉर्मेशन है उसके इस बॉक्स में हम करते हैं। कहते हैं जी नेशनल असेंबली की कमेटी है, इसमें मेल कितने हैं? 4। फीमेल ये आपने ज़रूर बनाना है, फीमेल कितनी है? 3। ऑब्वियस बात है, ये एक बॉक्स आ गया है। अब वो ये कह रहा है कि इसमें अब सब कमेटीज वो कह रहा है कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेल एंड 2 फीमेल, 4 में से 2 मेल, 3 में से 2 फीमेल, एक कमेटी बनाना चाह रहा है। और चूंकि एक ही कमेटी फॉर्म करना चाह रहा है तो इसको हम एक तो ये कि कम्बिनेशन का फॉर्मूला याद आ रहा है 4C2 टोटल के लिए NCR, और एक है 3C2। जस्ट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट, क्योंकि एक ही वो कमेटी बनाना चाह रहा है। अब कम्बिनेशन का फार्मूला आपको टीचर ने शॉर्टकट भी बताए हुए हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करता हूँ कि यार फार्मूला आपको आना चाहिए। याद है फार्मूला क्या है? एन सीज आर, क्या था? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैं जल्दी से लगा रहा हूँ, कुछ टीचर इसका शॉर्टकट भी आपको बताया होगा। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 2 डिजिट तक जाएंगे, 4 3 2 2 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 आर 4। मेंटल मैथ इसमें ज़्यादा काम आएगी। सो 4C, ऑब्वियस बात आपको कैलकुलेटर वहाँ पे अलाउ नहीं है। सो आप कैलकुलेशन में ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता सर अगर आपके पास बेस स्ट्रांग है तो। इसी तरह मैं 3C2 कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। जिसने फैक्टोरियल की गेम सीखनी हो वो 7.1 मेरी देख लीजिएगा, जो लेक्चर है उसमें मैंने पूरा फैक्टोरियल का बताया हुआ है यार कैसे इसके साथ खेलते हैं। और जब आपकी फिर वही बात है वहाँ पे बेस स्ट्रांग होगी तो यहाँ पे आप खेलना सीखेंगे। अक्सर आपको टीचर यही कहते हैं यार ये 2 है ना तो 2 डिजिट तक सिर्फ ओपन करो, ये रेड वाला 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 फैक्टोरियल। इसका शॉर्टकट भी आपको बताते हैं, वो भी एप्लीकेबल है, बट मैं थॉरोली जाता होता हूँ। सो 4C2 आपके पास 6 है, 3C2 दिस है। सो योर लास्ट आंसर इज 18। mean your final answer is A। कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है। फिर आप ऑनेस्टली जब आपके पास ये फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें आ जाएंगी, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक टारगेट रख लो कि विद इन मिनट हमने करना है, और इंशाल्लाह आप देखोगे ये विद इन मिनट आपसे सॉल्व हो जाएगा। फिर वही बात है, ये फार्मूला सेंस करके ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने आंसर देने हैं तो रफली जितना भी आप शॉर्ट लिख सकते हैं, बट जो लिखने वाली चीज़ है काइंडली वो लिखें, डायरेक्ट कर ना करिएगा। फिर ना कहिएगा जी आंसर गलत है, फिर नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी जेन में रखा करें। खाली पॉजिटिव नहीं आनी, नेगेटिव भी है। सो वो कहते हैं ना अच्छा कर लो, बेहतर कर लो, सोच के कर लो थोड़ा सा, लेकिन वो 1 मिनट का आप टाइम फ्रेम जरूर रखें अपने जेन में। चलते हैं जी आगे। और अभी हमने देखा है कुछ क्वेश्चन हमारे 5 to 10 सेकंड में भी हो रहे हैं, ठीक है। फिर वही बात, मैं हर एक क्वेश्चन के पीछे एक स्टोरी है, और वो स्टोरी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अकेडमी में चले जाओ और एकदम से आपको ये सारा कुछ वो बोल के पिला देंगे। बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब ये फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। A bag contain 4 red, 3 white, a green and 1 blue ball. A student takes 2 ball from the bag, one after another without replacement. Without replacement का मतलब है अगर एक बॉल निकाल ली है तो दूसरी दफा वो बॉल नहीं होगी। अब बड़ा सिंपल सा इसी तरह एक बैग सा बनाते हैं जी। कितनी है बॉल? रेड है जी। रेड कितनी है? 4 बॉल। ग्रीन कितनी है? ग्रीन 3 बॉल। ब्लू कितनी है? 1 बॉल। टोटल बॉल कितनी होगी? मैं टोटल एन से इसको डिनोट करता होता हूँ तो ये 4 3 1 8 आ रहा है।
अब आपको ये कह रहा है कि दो बॉल निकालनी है, बट इस तरह के अगर एक बॉल निकाल ली है तो उसको रिप्लेस नहीं करना, मतलब निकाल के फेंक देना है। अब ये भी हो सकता है सर कि अच्छा वो ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज आल्सो ब्लू, यानी कि फर्स्ट पार्ट इज ब्रेक इज ब्लू, पहली बार ब्लू होनी चाहिए। चलें जी, अगर मैं ब्लू निकालता हूँ तो याद है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी आपको बताई हुई है, रिक्वायर्ड ओवर टोटल। रिक्वायर्ड में कितनी है ये ब्लू, एक बॉल चाहिए, टोटल कितनी बॉल है एक, तो ये लो प्रोबेबिलिटी आ गई, बात खत्म करो। ऐसा ही है। अब मैं इसी को आगे कह रहा हूँ, अब एक ब्लू बॉल थी हमने निकाल ली है, अब ये बॉल बाहर फेंक दी है, बाकी कितनी बॉल आई बैग में 7। ऐसे ही है। अब क्या 7 में कोई ब्लू बॉल है जो हम निकाल सकते हैं या जिसकी पॉसिबिलिटी है, नहीं है। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ बजाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके वाला, ये सिर्फ वो फॉर्मूला समझाने के लिए लिखा है। तो 0/7 यानी कि 7 में से 0 बॉल है जो हम 0 ऑप्शन है जो निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व क्या करना है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ रहा है, सो ये लास्ट आंसर है। अब एक्सप्लेन करते हुए मेरा ख्याल 1 मिनट के अंदर ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उस बाद जब सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट के अंदर बड़ा ईजी आप कर सकते हैं। सो इट्स फाइनल आंसर इज ए। जी देखिएगा, यहाँ तक तो कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन उसने कौन सा दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी आपको परेशानी हो जाती है क्योंकि ln वाला log हम सब ने बड़ा यूज़ भी किया हुआ है। LO दी है, ये सेकंड ईयर में आ जाए ऑल द वे। अब सेकंड ईयर में आ रहे हैं, पेज नंबर 7 सेकंड ईयर की बुक में हमने कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम पढ़ा था, अगर आपको याद हो। ये आपके पास एक्चुअली क्या आ रहा है, नेचुरल लॉगरिथम आ रहा है। अब इसको सॉल्व, इसके दो पार्ट आपके आए हुए हैं और नॉर्मली हर साल लॉग का क्वेश्चन वो जरूर देता है कैट में। तो मैं कोशिश करूंगा आपको ये जो नेचुरल लॉगरिथम है इसकी थोड़ी सी बेस भी करा दूं, वो हम वहाँ पे इतनी नहीं कर पाए हैं बुक में क्योंकि इसके क्वेश्चन ही नहीं थे। चलें जी, पहला तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है कि दो मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में प्लस का साइन है, और फिर ये x नहीं, सबसे पहले क्या किया, ये x को इधर इकट्ठा कर रहा है। बड़ा सिंपल सा काम है, ये x पावर 1/2, आपको पता बेस है में पावर ऐड हो जाती है, तो ये 3/2 है, ये -3 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। सबसे पहले x को इकट्ठा कर लो, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, बट ये ज़्यादा सिंपल स्टेप किया हुआ है। x को बस एक जगह इकट्ठा कर लें और उसका एलसीएम ले लें, और एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ रहा है, ये 10/2, यस 5 आ रहा है। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर एंगल की पावर है तो वो लॉग से पहले आ जाती है, याद है। तो ये क्या आ जाएगा 5, जिस तरह हम एल में करते थे, अब ये वही चीज़ है, तो log ऑफ x, ये बेस और अगर ये नंबर सेम आता है तो ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कैलकुलेटर से बाद में चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मैं आपको अगले क्वेश्चन में करके भी दिखा दूंगा फॉर सेफ साइड। तो ये 1 आ रहा है, सो ये फाइनल आंसर इज कैंसिल सी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट x को एक जगह इकट्ठा कर लें, एलसीएम लिया है, जो एंगल में पार आ रही है उसके सिर्फ लॉग से पहले लिख लेना, ये लॉग वैसे ही 1 के इक्वल हो जाना और आंसर आ गया। देखो अगेन विद इन 1 मिनट वाला फिर क्वेश्चन आपके सामने। ऑब्वियस बात, उन्होंने जब पेपर बनाया होता बड़ा सोच समझ के बनाया होता, ये मत कहना कि जी टाइम नहीं हुआ और ये और वो। आपकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके वो शॉर्टकट, क्योंकि इसमें मोस्टली वो टॉपिक हैं जो हम लोग करते ही नहीं हैं, तो वही आपके पेपर में आ रहे होते हैं। तो अब जिन्होंने जो छोड़े हुए टॉपिक, वो आपसे रिक्वेस्ट है उसकी कम अज कम बेस जरूर कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं ना आने कैट में, तो बेस तो कर लो ना यार, वो क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ये हमें तो पता होना चाहिए ना। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है, वेट कीजिएगा जी, लोड कर रहा है जरा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू। अब ये आ गया लॉग, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए है क्योंकि ये फिर वही बात है, नेचुरल लॉगरिथम है जो भी आपने नहीं किया हुआ थारोली। अब ये चारों वैल्यूज के लिए आपको ये कहेगा यार इसको चेक करो, तो पहले हम क्या करते हैं, जीरो के लिए करें। एक्चुअली हमें लॉग सॉल्व ही नहीं करने आता। लॉग ऑफ 3 जीरो जो है, और इस तरह भी x की जगह पे मैं पहले ए ऑप्शन को कर रहा हूँ, x की जगह पे जीरो रखेंगे तो लॉग ऑफ 3 जीरो, और इधर आ जाएगा 2 × 0 -1। अच्छा, log ऑफ 3 जीरो आपके पास जो है ना, जब ये बेस कुछ भी, हमें इसकी टेंशन नहीं है, जो ये आ जाएगा अगला नंबर अगर जीरो आ रहा है तो ये अनडिफाइंड होता है, ये ध्यान में रखें। अगर ये नेगेटिव या जीरो आ रहा है तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड। मैथ एरर दे देता है कैलकुलेटर, चूंकि आपके पास होना नहीं है
तो ये रिजल्ट डायरेक्टली याद कर लें, log 5 0 आ रहा है, 10 0 आ रहा है, 100 0 आ रहा है, ये अनडिफाइन होता है। ठीक है, ये चीज एक में रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया अनडिफाइन। लेकिन उसने कहा कि वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, अब मैं दूसरा चेक कर रहा हूँ, ऑब्वियस बात है इसमें एक्स की वैल्यू तो नहीं आई, तो अब मैं x इज इक्वल टू 1 के लिए बात करता हूँ। क्या करेंगे, दोनों तरफ x इज इक्वल टू 1। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करने का तरीका भी बता रहा हूँ। अक्सर हम लोगों ने इसके डायरेक्ट रट्टे लगाए हुए, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि ये है क्या चीज़, ताकि थोड़ी सी बेस भी तो आए ना। अब मैं सिर्फ log ऑफ 3 1 को सिर्फ लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगी आपके पास। अच्छा खैर ये तो 2 1 1 आ रहा है। अच्छा जी, log ऑफ 3 1 होता पता क्या है कि ये जो राइट साइड है ना, फॉर एग्जांपल जो हमने फाइंड करनी होती है, ये 3 की पावर मैं उसको z लिख रहा हूँ। मसलन फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ log ऑफ 3 1 का आंसर आ रहा है 4, उसको मैंने नाम दे दिया z का। और इसको लिखते कैसे हैं, ये जो बेस है इसके साथ जो हमने फाइंड करना था वो लिख लेते हैं, और ये वाली चीज जो है राइट साइड पे आ जाती है। तो 3 पावर z इज इक्वल टू 1, और 3 की पावर कौन सी लें कि आंसर 1 आ रहा है, z की जगह 0। इस मीन्स के इसका आंसर क्या आएगा, ये 0 आएगा। कैलकुलेटर ऑब्वियस बात आपको अलाउ नहीं है, बट मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में कोई रटा नहीं है, पेपर में अब यही रटा लगाना है कि यार अगर इधर 0 आ रहा है तो अनडिफाइन है, और अगर इधर 1 है, नीचे कोई भी नंबर आंसर है तो 0 है। ये दोनों याद कर लीजिएगा। अब मैं इसकी राइट साइड भी आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और वो क्या आ जाएगी, 9 की पावर z, ये वाली साइड उधर चली जाएगी। ठीक है, और फिर z की कौन सा आंसर रखें कि आंसर 1 आ जाए, बिल्कुल z इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो मुश्किल बात नहीं। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेटर से भी अब आपको करके दिखा रहा हूँ, गो के मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। लेकिन अगर अलाउ नहीं है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका भी आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली इसका आंसर आ चुका है जी, x इज इक्वल टू 1 पे ये दोनों साइड ओके हो रही हैं, तो आंसर आ चुका है। तो मुश्किल बात नहीं। सो इस आंसर इज बी। ओके है जी, हाँ जी, नहीं ओके क्यों, x इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, इज इट पॉसिबल। ये सिर्फ आपका पेपर में आ गया तो यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बाद में होगा तो इसको कर लें। लेकिन आपको सिर्फ करके बता रहा हूँ जी। log ऑफ 3 3, x की जगह पे 3 रखेंगे, 2 3 6, तो इस तरफ आ रहा है 9 और 5। और बेटा बेस और ये सेम हो तो क्या आंसर होता है, ये भी याद कर लें। रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव तो हम एक कर रहे हैं, क्वेश्चन तो हम एक कर रहे हैं, बट थ्योरी हम काफ़ी क्वेश्चन की कर रहे हैं। उसी तरह 3 पावर z जो है ये राइट पे चला आएगा, x की वैल्यू z की वैल्यू 1 आ रही है, ये तो ओके है। बट जैसे ही आप इधर आएंगे तो अब ये कैलकुलेटर के अलावा सॉल्व करना मुश्किल है। मीन ये 9 की पावर z आ जाएगी और 5 आ जाएगा। अब z की कौन सी वैल्यू रखें कि आंसर 5 आ जाए, अब ये टफ काम है। और ऑब्वियस बात है जो उसने इसमें दिया हुआ है विद इन 1 मिनट वाला है, इसलिए आंसर हमारा यहीं पे आ रहा है। अब ये कैसे आएगा कैलकुलेटर के अलावा, ये टफ हो जाएगा। अगर आप देखें तो 0.733 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ रहा है, जो कि ऑब्वियस बात आपके पॉसिबल नहीं है। अब आप अगर आप इसको विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लंबा मेथड होगा और वो 1 मिनट के अंदर होता नहीं है। सो दे आर नॉट इक्वल, और अगर इक्वल नहीं है तो सी नहीं होगा। इसी तरह आपके पास डी भी सेम प्रोसीजर पे है, ये भी सिर्फ मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। हाँ, इसको सिर्फ एक चीज़, ये log ऑफ 3 है, लेफ्ट साइड पे मैं दिखा कर देता हूँ। एक चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सर लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, मैं एक्चुअली वो समझाना चाह रहा था कि लॉग को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो ये बात ओके है, सही है। अब अगर कैलकुलेटर से वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए आपको मैं ये चीज़ बता दूं, हाँ, अब आप देखेंगे log 3 3 भी 1 है, अगर ये बेस और ये वैल्यू आ रही है ये 1 है, और अगर आपके पास ये बेस कोई भी है और ऊपर ये वैल्यू 1 है तो 0 है। ये दो रिजल्ट आपने ध्यान में करने हैं, और अगर ये 0 है तो ये अनडिफाइन। ये तीन चीज़ें आपने ध्यान में रख के जानी है पेपर में, ताकि आप डायरेक्टली आंसर, अगर आपके पास ध्यान में होता तो फिर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। आप डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे, ये भी 0 है, ये भी 0 है, दे आर इक्वल, सो आंसर इज 1। फिर अगेन विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकते हैं। अब कैलकुलेटर में भी ज़रा लॉग देख लें, कैलकुलेटर इसी टाइप का होता है जी। चलें जी, ये आपके पास आ गया लॉग, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ऑब्वियस बात है पेपर में ये नहीं होना आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। पहले ये log ऑफ 3 और ये 0 है, ठीक है जी। इसको चेक करते हैं तो ये देखें सिंटैक्स एरर या मैथ एरर, अनडिफाइंड फॉर्म होगी, ओके। तो इसलिए हमने फर्स्ट वाला तो देखा नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए थी। अब आते हैं दूसरा log ऑफ 3 1। मैं फिर कह रहा हूँ पेपर में हमने डायरेक्ट याद करके जाना है, ये 3, अच्छा ये बेस कुछ भी हो जाए, 3 हो
और ये आपके पास 1 है, तो आंसर क्या आ रहा है 0। यही नहीं हमने निकाला था आंसर 0। अब आपको सिर्फ समझाने के लिए कि यार यहाँ पे कोई भी बेस लिख लो, मैं 300 लिख रहा हूँ, फिर भी आंसर क्या है, बेस कोई भी है, हमें इससे टेंशन नहीं है, 3000 है, 30,000, 3 लाख, कुछ भी, आंसर क्या है 0 है। इट मींस इधर अगर 1 आ रहा है और इधर कोई भी नंबर है तो आंसर 0 है, याद रहेगा। ठीक है, इसी तरह मैं ये log ऑफ 9, क्योंकि मेरा कौन सा खर्चा हो रहा है, मैं सिर्फ आपको बेस समझा रहा हूँ, तो log ऑफ 9 1 जो है ये भी क्या है 0। बात समझ आ गई। अगर इधर बेस कुछ भी है, कोई भी नंबर है और इधर पॉजिटिव है आपके पास 1, तो आंसर होगा 0। अब आप अगर डायरेक्टली, अभी मैंने आपको बताया सॉल्व भी कैसे करते हैं, कैलकुलेटर से भी बता दिया है, अब आपने इसको याद रखना है, ताकि पेपर में बेटा इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको सॉल्व करो। ये कर भी सकते हैं, ये इतना सा तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पहले आपको बेस करवाई है, देन मैंने आपको इसके शॉर्टकट बताए हैं। डायरेक्टली कोई रट्टा नहीं लगाने की जरूरत है। चलें लगे हाथ, इसको भी जरा कर लेते हैं। तो log ऑफ 3 ये देखो बेस और ये वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या है 1। ये भी कहा ना मैंने, याद कर लो, 3 चीजें आपको याद करने बोली हैं, 0 1, और अगर ये बेस और ये सेम हो, ये भी 1 के इक्वल होता है। तो ये चीजें आपके सामने मैंने प्रूव कर दी। ओके जी, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लॉग, हम नेचुरल लॉग को नॉर्मली नहीं चुके डिस्कस करते हैं, हमें इसकी बेस ही नहीं पता है, और हम फिर शॉर्टकट के चक्रों में पड़े रहते हैं। और शॉर्टकट हैं, जिस तरह भी मैंने बताया, 0 पे अनडिफाइन आ रहा है, 1 पे 0 है, सेम पे 1 है। ये शॉर्टकट तब है जब हमें उसको सॉल्व का भी पता हो, पेपर में ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू, हमारे पास जो आंसर आ रहा था एक्चुअली बी ही आ गया था, बाकी सिर्फ मैंने बेस बनाने के लिए आपको बताया है। और ये बी भी इसलिए डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि ये अगर 1 है तो ये 0 0, इट मीन दे आर इक्वल, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 पे, ये आंसर आ रहा है। सो ये यदि आपका ये क्वेश्चन मैंने कोशिश की है। ऑब्वियस बात है बेटा, जब एक क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन नहीं होता, आपको ये बताऊं, ये प्रॉपर टॉपिक है। इसलिए कहता हूँ ऑब्जेक्टिव या ई कैट की बात कर रहे हैं, ये सबसे टफ चीज होती है, बिकॉज इसमें हर एक क्वेश्चन एक टॉपिक डिस्कस कर रहा होता है। और ई कैट का है कि थोड़ा सा उसने हट के बात करनी होती, टॉपिक वही होते हैं, थोड़ी सी उसने लेवल को बढ़ाना होता है। और इन पास ईयर पेपर में मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपका वो लेवल जो है वो आपको उनके उस लेवल तक लेके जाया जाए, ताकि आप विद इन सेकेंड ये आंसर कर सको। ओके जी, चलें जी, होपफुली ये हेल्पफुल होगा। आगे चलते हैं जी। चलें, आंसर तो रह ही गया था, बी आंसर है जी, वेल डन, थैंक यू सर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर हम बात कर रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स रेडियन एफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये भी मजे का क्वेश्चन है। अब 4 ऑप्शन इसमें दी हुई हैं, बट ऑप्शन की बात की बातें, हम क्या कर रहे हैं, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इस फंक्शन को 0 रखना है। मीन एफ ऑफ एक्स की जगह आपने क्या करना है, 0 लिख देना है। अब साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, और याद है 14 चैप्टर साइन इनवर्स 0 क्या होती थी वैल्यू, साइन 0 पे ये वैल्यू होती थी, साइन 180 पे होती थी, 2 पाई पे होती थी, ये सारी वैल्यूज आपके पास, ये प्लस माइनस इधर लिख लेना, मैं भी लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पे ये रिजल्ट 0 होता था। इसका मतलब क्या हुआ, इधर के पाई लिख लेते हैं, के रियल इंटीजर्स आ जाएंगे, प्लस माइनस हो सकता है, यानी कि अब ये याद भी आप रख लें कि साइन इनवर्स 0 जो होता है वो के पाई होता है। और जिन्होंने अब बेसिक थ्योरी कर लेगा, अगर पेपर में ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आपको समझ आ जाएगी ये के पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइन इनवर्स को कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी मैं कॉज इनवर्स और टेंज इनवर्स की बहस में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फिर आप ये कहते हैं कि आप बहुत थॉरोली करवाना शुरू कर देते हैं, हमें टू द पॉइंट हमें बताएं। तो टू द पॉइंट अभी ये करें जी, नेक्स्ट आगे जो पेपर में आएंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो आपको वो भी बेस करवाएंगे। इसका मतलब के पाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x प्लस थीटा। सिर्फ क्या किया है आपने, साइन का इनवर्स लिया है। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये थीटा उधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये लास्ट आंसर इज डी। सिंपल सी बात है जी, ये प्लस माइनस इसमें मिस है, मैं इसमें लगा देता हूँ। तो इसमें सिर्फ एक ट्रिक आपने ध्यान में रखा है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू जो है वो के पाई है, वेयर के इज एन इंटीजर, के बिलोंग्स टू जी, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये ले जी, फिर वही बात, विद इन सेकेंड, फिर विद इन मिनट, सॉरी सेकेंड तो नहीं कह रहे हैं, विद इन मिनट आप ये इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने तफसीली आपको लिख के बता दिया है।
मेरे ख्याल में इसका आंसर जो आ रहा है वो डी आ रहा है। एक और बात कहूँ, अगर बेटा मैं कर रहा हूँ, ऑब्वियस बात हर बंदे के एक लेवल होता है, नॉलेज लेवल की है, मैं कोशिश तो करता हूँ जो मेरे नॉलेज के हिसाब से उसको मैं कर देता हूँ। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप गाइड ज़रूर कर दें। मैं गाइड इसलिए कहता हूँ कि मैं भी स्टूडेंट तक ही हूँ, मैं सीखता हूँ स्टूडेंट से भी, टीचर से भी। तो अगर कोई मिस्टेक हो तो काइंडली गाइड कर दिया करेंगे। वो कहते हैं ना, क्रिटिसाइज करें बड़े पॉजिटिव वे में, फिर मज़ा भी आता है, फिर समझाएं भी कि सर ये कैसे है। क्योंकि अक्सर टीचर्स भी ऑब्वियस बात अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट होती है कि सर मुझे गाइड कर दिया करें, लिख के बता दिया करें कि सर ये ऐसे है, तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है। चलें जी आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपका हुआ जी। क्वेश्चन नंबर हम जा रहे हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ईयर 2019। ओहो, अगेन आंसर पहले ही आ गया, जो ऐश करो जी, पहले लिख दिया। चलो अब बड़ा मजे का ये भी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंटिन्यू। ये भी चूंकि रिक्वेस्ट आई थी जी 2019 का, कह रही है एटलीस्ट पेपर हमें ई कैट का सॉल्व कर दें, तो सॉरी एनिमेशन आगे पीछे हो तो उसके लिए। खैर आंसर तो आपको नजर आ गया, लेकिन कैसे। आपको ये कहा है कि इसमें से कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। 1.4 सेकेंड ईयर याद है, ग्राफिकली मेथड भी आपको बताया था। यहाँ पे ये ग्राफ का यूज कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जहां पे कोई ब्रेक ना हो वो कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे उसने कंटिन्यूस नहीं पूछा, उसने कहा है नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। इनमें से कौन सा फंक्शन होगा जो कंटिन्यूस नहीं है, आपने वो बताना है। इनमें से कौन सा फंक्शन होगा जो कंटिन्यूस नहीं है, आपने वो बताना है। सो लेट्स स्टार्ट विद, हमें पता होना चाहिए यार इनके ग्राफ किस टाइप के हैं। 11.2 आपने छोड़ी हुई है, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं जरूर करवाता होता हूँ। आपको सिर्फ ग्राफ की शेप याद होनी चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ इस तरह का होता है। नाउ आपने फर्स्ट ईयर बुक 11.2 में ये सॉल्व भी किया हुआ है थ्योरी में। कॉज एक्स का ग्राफ भी इसी टाइप का, ये भी कंटिन्यूस है, 1 और -1 के बिटवीन आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप सीकेंड के ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी आपके पास। मैंने इसमें डोमेन रेंज काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी। ये कंटिन्यूस नहीं है, ब्रेकेज आपको नजर आ रही है। देखे ना, ये कर्व चलती जा रही है, ये आपको यहाँ से आ रही, कोई यहाँ से। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, सीकेंड आ जाए, कोई सीकेंड आ जाए, टेंजेंट आ जाए, और जो मुझे अभी तक याद आ रहा है कोई टेंजेंट आ जाए, उनके ग्राफ जो हैं ये डिसकंटिन्यूस हैं। सर ये दो ही ग्राफ हैं, बस इतना देर में रखो, साइन और कॉज एक्स ये कंटिन्यूस है। तो क्या आंसर होगा? बिल्कुल डिसकंटिन्यूस या नॉट कंटिन्यूस एक ही है जो कि आपके पास आ रहा है, बी। क्यों? cos x भी कंटिन्यूस है, ये दोनों कंटिन्यूस है, तो प्लस करेंगे ये कंटिन्यू, माइनस करेंगे तब भी कंटिन्यूस है। सिर्फ सेकंड एक्स ऑप्शन ऐसी थी जो डिसकंटिन्यूस है। अब फिर वही बात, मैं बार बार उसी चीज में आऊंगा, सर अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो विद इन सेकेंड, मैं कह रहा हूँ विद इन सेकेंड, आपको पता है सिर्फ साइन या कॉस का ग्राफ कंटिन्यूस है, बाकी डिसकंटिन्यूस में है, तो विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकते हैं। मैंने आपको ग्राफिकली करके भी दिखा दिया। ऑब्वियस बात है पेपर में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ आंसर देना है उसको। कमर्शियल बात जी, सही है जी। चलें आगे। चलें जी, नेक्स्ट देख रहे हैं जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। x इज इक्वल टू साइन 22.5 डिग्री माइनस कॉस 22.5 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा मजे का सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा हैवी नजर आ रहा होगा यार, पॉइंट में डिग्री आ गई, कैलकुलेटर हमारे पास है नहीं, और कैलकुलेटर के बगैर शायद हम एक कदम भी चलने के आदी नहीं है, बिकॉज हम रटे सिस्टम की तरफ ज्यादा चलते हैं। यार फॉर्मूले लगाते हैं, कौन सा? पहला फॉर्मूला बताओ जल्दी से। बिल्कुल, a माइनस बी होल स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ जिनको भूल गया होगा, काफ़ी साल हो गए मैथ्स के हुए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो पहले फार्मूला ये लगा रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नेगेटिव 2ab। एक और फार्मूला कलर लैंग्वेज अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं यूज करता होता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी एक फार्मूला लग रहा है, बताएंगे पर्पल कलर में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थोड़ी सी तरतीब में चेंज करके आपको बोल रहा हूँ, याद करो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यस साइन 2 थीटा, याद आ रहा है? ये देखें जी मैरून कलर में, ये 1 हो जाएगा और ये 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब है थीटा था 22.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22.5 इंटू 2 आ जाएगा 45। सो ये पर्पल कलर जो है ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा या 2 इंटू 22.5 या साइन 45 डिग्री। और याद है साइन 45 टेबल में वैल्यू क्या थी इसकी? 1 over under root 2. So your final answer is C.
देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अगेन सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूला ऑब्वियस बात आपको याद होने चाहिए ताकि आप इसको इन टाइप्स के क्वेश्चन को कर सकें। गॉट इट? ओके है जी, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 है। ये थोड़ा सा अगेन आपके चूँकि स्मार्ट सिलेबस में भी इस साल इसमें नहीं उसने किया था, समीशन है 6.11 जो हम करते होते थे। हाँ, इसकी भी बेस देखनी हो तो इसका लेक्चर भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। कहता है अगर x इज इक्वल टू समीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इन्फिनिटी टू 1 एंड 0। अब इसको मैं क्या कह रहा हूँ, सॉल्व करते हुए इसको दो पार्ट्स में मैं डिवाइड, दो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे रिलेटेड आपके पास ये डिफरेंट पेपर में आ चुके हैं, सो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक नेगेटिव वाली साइड ले जाते हैं, एक पॉजिटिव वाली, ताकि अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए आसानी हो। सो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी मैं रिमाइंड करवा दूँ 6th चैप्टर की। अगर आप माइंड ना करें फिर ना कहिएगा थारोली सर, और 6th चैप्टर में बड़ा तफसीली ये किया हुआ है। और वो थ्योरी क्या थी? इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। याद है कि इफ r is लेस देन 1, कॉमन डिफरेंस अगर लेस देन 1 है तो हम एक फार्मूला लगाते होते थे। याद है, सीरीज को कन्वर्जेंट बोलते थे और फार्मूला आपके पास क्या होता था? a ओवर 1 माइनस r। याद आ रहा है? या a1 ओवर 1 माइनस r। ये कब था? जब ये इन्फिनिट थी और इनकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 थी। और अगर ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज क्या होती थी? याद है, किसी को 4 केस पढ़े थे हमने वहां पे। और अब ऑब्वियस बात है ई कैट की तैयारी करते हुए इन केसेस को पढ़ के जाइएगा। तो अगर ये r इज ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगी। सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट सिर्फ r इज लेस देन 1 के लिए था, बाकी दो केसेस और थे, ये डाइवर्जेंट है। और आगे फोर्थ केस में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों ही थे, वो बात की बातें हैं। अब चूंकि मैं इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, सो आप भी इसमें देखिएगा ये दो चीज़ें इस क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं। when r is less than 1 and r is greater than 1, कॉमन डिफरेंस की बात आ रही है। ऑब्वियस बात आपको याद होगा, बुक का पेज नंबर 212 आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मैं आपको सिंपल बता दूं, मैं अपने अल्फाज में बताता हूँ, कोई ना कोई आंसर आ जाता है। डाइवर्जेंट का मतलब है कि आंसर नहीं आ रहा, मैं अपने अल्फाज में ये बता रहा हूँ। ठीक है जी, चलें ये दोनों रिजल्ट ज़रा ध्यान में रखते हैं और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और इसमें बस इतनी सी थ्योरी ही है। मेरे पास समेशन दिया हुआ था, मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। कहाँ पे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, मैं इसको ये कह रहा हूँ दो पार्ट में कैसे किया है। माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी क्या किया है? एक तरफ मैंने नेगेटिव वाले कर दिए, एक तरफ मैंने क्या किए हैं? पॉजिटिव किए हैं। और नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब है, पहले हम कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये ज़रा 0.5 को मैंने 1/2 लिखा है। इस स्टेप में और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। ऑब्वियस बात आपने सारे स्टेप नहीं लिखने, अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1/2 का मतलब है n की वैल्यू नेगेटिव है, ये 2 ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। n की वैल्यू नेगेटिव है और इधर n की वैल्यू पॉजिटिव ही मैंने रहने दी है। जब आप नेगेटिव नंबर रखेंगे, मीन -1 रखेंगे, तो मैं नेगेटिव कुछ नंबर रख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं -1 रख रहा हूँ, -2, -3, ये इस समीशन को मैंने ओपन किया है। इसी तरह इस समीशन को मैं सेकंड पे ओपन कर रहा हूँ, तो n की जगह 1 रखेंगे, ये आ जाएगा 1/2, फिर 1/2 आ रहा है। ये इस तरीके से ये चलता है, बल्कि n की जगह 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, n की जगह 0 रखेंगे तो पावर 1 हो जाएगी, ये 1 आ जाएगा। सॉरी, पावर 0 हो जाएगी, 1/2 की पावर 0, ये 1 होता है। इसी तरह इनकी जगह 1 रखा है तो 1/2 आ रहा है, 2 रखेंगे 1/4 एंड अप टू सो ऑन। दो सीरीज बन गई हैं और इन सीरीज की खासियत ये है, अच्छा नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये सारे ऊपर पॉजिटिव हो जाएंगे। इन सीरीज की खासियत क्या है? इसमें आर क्या है? क्या ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? अब यहाँ से सिंपल क्वेश्चन में करने जा रहा हूँ। यस, आर होता है कॉमन रेशियो, 4/2 2, 8/4 2, आर इज ग्रेटर देन 1, तो सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। अभी बात हुई है। इसमें आर देखो क्या है, वैसे तो आंसर आ गया है लेकिन फॉर सेफ साइड यही फार्मूला था ना इन्फिनिट के लिए। इसमें आर है लेस देन 1, लेस देन 1 हो तो फार्मूला क्या लगाते हैं? a ओवर 1 माइनस आर। ए इसमें 1 है, आर इसमें 2 है। ये मैं फिर कह रहा हूँ इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये अलहदा से क्वेश्चन भी सिर्फ इतना आया हुआ है, समीशन n 0 टू इन्फिनिटी 1/2n, तो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? 1/2, एलसीएम तो 2। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है? हमारे पास आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट। और
वो कहते हैं ना समंदर में एक गिलास पानी भी डाल दोगे तो वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही है, तो इनफाइनाइट प्लस टू इनफाइनाइट, सो इज योर लास्ट आंसर इज ए इन्फिनिटी, इनफाइनाइट आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो इस आंसर इज इन्फिनिटी। आप सिर्फ पहले वाले से भी ये डिडक्ट कर सकते हैं, ए ऑप्शन आ रही है इन्फिनिटी, तो मुश्किल बात नहीं। ओके जी, चलें जी आगे चलते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देख रहे हैं जी, इसमें उसने कहा था, हाँ बड़े मजे की चीज आ गई है जी, इंटीग्रेशन फॉर डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू होगा? याद है इंटीग्रेशन सेकंड ईयर मजे का काम था, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं जी, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं जी, वेरिएबल मीन वाई एक जगह कर लें, एक्स जो है वो एक जगह कर लें, याद आ रहा है? तो वाई एक जगह हो गया जी, वाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स चूँकि है ही नहीं इसमें वेरिएबल, ठीक है। 3.8 याद करो, पहले हम क्या करते थे, सेपरेटिंग वेरिएबल, फिर सिंपल इंटीग्रेशन 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन, ठीक है। जिनको इंटीग्रेशन नहीं आती वो लेक्चर पहले इंटीग्रेशन के देख ले, बेस मैंने करवाई हुई है 3.234 देख लीजिएगा, आपको इंटीग्रेशन की बेस आ जाएगी। तो 1 ओवर वाई का मतलब लॉग ऑफ वाई, और 1 की इंटीग्रेशन टी आ जाएगी, कांस्टेंट हमने सी ऐड कर दिया है, यहाँ तक देखने को मसला। फिर मैं यही कह रहा हूँ, बेस स्ट्रॉन्ग करो, इंटीग्रेशन आती होगी तो इन टाइप के क्वेश्चन को कर सकोगे, कोई शॉर्टकट नहीं अवेलेबल है जब तक इंटीग्रेशन नहीं आएगी। अब लॉग खत्म करेंगे, दूसरी तरफ क्या हो जाता था, ई की पार, याद है 3.8 के क्वेश्चन चल रहे हैं जी, तो ये ई पार क्या आ जाएगा, माइनस टी प्लस सी। एक्चुअली ये क्वेश्चन है आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, वहां पे डी वाई ओवर डी एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू -5। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 3.8 की बात करें तो ये 2 ही क्वेश्चन है, वेरिएबल चेंज की है, वहां पे डी एक्स था, यहाँ पे डी टी है, लेकिन आंसर ये नहीं है, इसमें से अब कोई भी आंसर ये नहीं है। अब इसका एक और काम करते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं, ई की पावर टी प्लस सी है तो माइनस टी लहरा कर लेते हैं और प्लस सी लहरा कर लेते हैं, और ई भी कांस्टेंट है 2.71, सी भी कांस्टेंट है, पार लेंगे तो आंसर तो कांस्टेंट ही आएगा। मैंने उसको C1 का नाम दे दिया है, ठीक है, कांस्टेंट ही है ना, मैंने कलर लैंग्वेज यूज कर दी है। अब ये C1 कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर मैं 1 लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल तो आंसर क्या आ रहा है, तो क्या ये आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये लें जी बात खत्म हुई। तो जो उसने कंडीशन पूछी थी उस हिसाब से ये सी आंसर आ रहा है, सिंपल सी बात है जी, बस इतना था काम था, ठीक है। बुक में ऑब्वियस बात है इसका आंसर डिफरेंट फॉर्म में है कि उसने ये वाली फॉर्म नहीं दी हुई, वहाँ पे कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व किया हुआ उसने। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ बुक से आपको रिलेट करके दे रहा हूँ, बुक से हट के कोई चीज़ नहीं आएगी, ये देर में रखिएगा। टॉपिक वही है, थोड़ा सा टॉपिक का लेवल ज़रूर वो बढ़ा रहा है किसी ना किसी क्वेश्चन में, अदरवाइज बुक की थ्योरी मैं बार बार उसी पे जा रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कैट के टेस्ट में आपने बुक की थ्योरी अच्छे तरीके से करके जानी है और थोड़े से इस तरह के पेपर सॉल्व कर लेंगे, कुछ ट्रिक्स देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी। अब ये भी बुक का टाइप का क्वेश्चन ही है, -1 to 1 याद है, डेफिनेट इंटीग्रल, लोअर लिमिट अपर लिमिट आपके पास दी हुई है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई थी आपको, और एक क्वेश्चन होता था, याद आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 था और एक एग्जांपल भी थी। और होता क्या था अगर आपको याद हो, इसको सॉल्व करना है फॉर डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, टी की कौन सी वैल्यू रखें कि आंसर यहाँ पे 0 आ जाए, मीन आपके पास पॉइंट हमने देखना है, टी की वैल्यू 0 आ रही है, मीन इसको -1 to 1 को 2 इंटरवल में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, सप्लिट करना है। -1 to 1 को 2 इंटरवल में हमने क्या करना है, सप्लिट करना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऑब्वियस बात है ये नंबर हमारे पास मिल गया, स्प्लिटिंग पॉइंट -1 से हम 0 तक कर लेते हैं और 0 से क्या कर लेते हैं 1। तो ये देखें जी मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव होगी, तो मैंने इंटरवल क्या लिख रही है, -1 to 0, 0 to 1। अल्हम्दुलिल्लाह एनिमेशन चल रही है, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अब मॉडुलस मीन प्लस माइनस, एक प्लस की वैल्यू एक नेगेटिव, नेगेटिव किधर जाएगी, ये नेगेटिव वाले पोर्शन में देखो, 0 से -1 से 0 ना, तो ये देखो मैं साइन लगाने लगा हूँ जैसे यूर नेगेटिव, और नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव, बस सिंपल सा काम, ठीक है जी। दोनों वैल्यूज आ गई, क्या आंसर होगा फिर, मेहरबानी है सर, बहुत ज़बरदस्त सी आंसर आ रहा है, थोड़ा सा उसने शफल किया हुआ है, वो 0 to -1 उसने बाद में लिखा होगा मसला। ले जी डेफिनेट इंटीग्रल, सिंपल सा छोटा सा काम था जो आपके सामने इंटरवल आपके सामने बना दिया था,
उम्मीद है कि ये लैंग्वेज आपके लिए आसान होगी। सो क्वेश्चन नंबर 18। ओके, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात कर रहा हूँ। 19, 20 और 21 की एक स्टेटमेंट से उसने ये चीज़ें निकाली हुई हैं। अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, 6 चैप्टर, सेंटर एट कोऑर्डिनेट z0, इंटरसेक्ट अ स्ट्रेट लाइन। सर्कल और स्ट्रेट लाइन दिए हुए हैं, दो कोऑर्डिनेट पे कट कर रहे हैं, नॉट ड्रॉन टू स्केल। डायग्राम जो है वो कहता स्केल के हिसाब से नहीं दी हुई। यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग 3। ये देखें, ये सर्कल है जी, एक लाइन उसको कट कर रही है, कहाँ कहाँ पे कट कर रही है, सी और डी की बात कर रहा है, और ये इसका उसने कोऑर्डिनेट दे दी है सेंटर पे। इस सर्कल का रेडियस 1 है जी। तो अब आपने 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मजे का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट वही बात है कि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिएगा। जब वो आ जाएंगी तो फिर ये तीनों क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे होंगे। कैसे, मैं कोशिश करूंगा जी थारोली आपको ये समझ आ जाए। So let's start with first question related to your circle and straight line. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं जी। W है या ओमेगा है, क्योंकि ओमेगा आयोटा तो नहीं है, तो W इज इक्वल टू -3, G इज इक्वल टू 4। यहाँ पे एक सर्कल की इक्वेशन दी और लाइन आपको ये कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड द स्ट्रेट लाइंस आर। अगर W की वैल्यू 3 है और G इज इक्वल टू 4 है, तो अब आपने ये बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। अब देख के हम लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कितना हैवी क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं है, 6.1 याद करो, 6 चैप्टर सर्कल किया हुआ बड़ा तफसीली। 6.12 जिनको नहीं आती सिर्फ उसकी थ्योरी देख लीजिएगा, मेरे लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह 6.12 की थ्योरी में बताए हुए हैं, वहां से आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर ये वाले क्वेश्चन फिंगर टिप्स में होंगे। कैसे, आपको याद है वहां पे हम क्या कहते हैं, चलें जी डायग्राम ये दी हुई है, ऐसे ही है। W इज इक्वल टू 3 का मतलब W आपके पास ये 3 है, ये W पॉइंट था, -3 y एक्सेस पे है तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y क्या है -3। z इज इक्वल टू 4 है, z x एक्सेस पे है तो z की जगह 4 आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो एक्चुअली ये दो पॉइंट हमने पहले कन्वर्ट कर लिए हैं। कौन से, एक पॉइंट हमने 0, 3 किया है और दूसरा पॉइंट हमने क्या किया है 4, 0। तो जो पहला जो फेज है उसको भी ड्रॉ कर दिया है ताकि ये पार्ट ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। अगर ये कह रहा है ये दो इंफॉर्मेशन है और ये डायग्राम जो कि नॉट टू द स्केल है, मीन ये एग्जैक्ट डायग्राम उसने नहीं बनाई हुई कि एंगल शेंगल और ये वो, तो अब आपने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर है। अब अगर आप गौर करें तो मैं सिर्फ पहले वाला ऑप्शन ले रहा हूँ ताकि पहले को जरा देखें। कलर लैंग्वेज एज आई डिड इन माय 6.1, 6.2 में मैंने की हुई है। आप क्या कहते थे, हम सेंटर निकालते थे, ठीक है। कैसे निकालना है आपको याद है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर plus 2gx plus 2fy plus c. So we have g is equal to -4 and f is equal to 0. g की वैल्यू -4 है और f की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये 0 के इक्वल आ रही है। इस और सेंटर का फॉर्मूला क्या था, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, कोई रटा नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। -g है तो ये माइनस इंटू -4 मीन ये 4 एंड 0 आ जाएगा। f और g की वैल्यू याद है 6.1 में हम सेंटर निकालते थे, तो क्या इसका सेंटर और ये सेंटर सेम नहीं है जो उसने गिवन दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि हमारा पहला पार्ट करीब 3 हो गया है, लेकिन दूसरा भी तो यही है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसका मतलब दूसरा पार्ट भी वही है। इसका ये मतलब हुआ सेंटर जैसे हमने निकाल लिया है कि थर्ड और फोर्थ पार्ट नहीं हो सकते क्योंकि उसमें प्लस का साइन है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे आपकी निकल गई। जैसे ही आपने इसका सेंटर फाइंड की है, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे मैं बड़ा तफसीली लिखता हूँ, लेकिन पेपर में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कलर लैंग्वेज हर चीज़ इसलिए करता हूँ कि आपको बेस इसकी आनी चाहिए। मीन आप डायरेक्टली इसका सेंटर फाइंड कर लें, व्हिच इज 4 एंड 0। जैसे ही हमने सेंटर फाइंड किया है, लास्ट 2 ऑप्शन हमारी लिस्ट में से निकल गई हैं। अब पहली 2 ऑप्शन है तो लाइन ये सर्कल तो आ गया है। अब लाइन में डिफरेंस है, यहाँ पे y माइनस एक्स है और ये y प्लस एक्स है। अब फिर बुक की थ्योरी, मैं जितने भी क्वेश्चन है आपको बुक की थ्योरी से रिलेट करके दे रहा हूँ। आपको याद है 4th चैप्टर सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ये एंगल 0 to 90 होगा तो स्लोप क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी, और अगर ये एंगल 90 to 180 के बिटवीन है तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। याद आ रहा है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको मैं आपको बताता होता था कि यार आपके आगे ये ऑब्जेक्टिव में काम आएंगी, आपके ई कैट के पेपर में काम आएगी, आपके जो डिफरेंट पेपर हैं
उसमें ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। और उस वक्त आप कहते थे जी इतनी थ्योरी आप सर करवा रहे हैं, तो ये थ्योरी ही है बेटा जो आपको आगे लेके चल रही है। सो पेज नंबर 191 जो नए स्टूडेंट हैं मेरे उनको बता दूं, जो मेरा ये लेक्चर देखना चाहें वहाँ पे बड़ा तफसीली बताया हुआ मैंने। 191 पे स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 2 पॉइंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट के ऊपर वाली ये लाइन दी हुई है, और ये अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इस स्लोप के कॉन्सेप्ट को। एक्चुअली क्या है, ये एंगल थीटा है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये देखो ये अल्फा मैं नाम दे रहा हूँ। ये पहले देखते हैं कि ये एंगल क्या है। क्या ये एंगल 90 से लेस नहीं नज़र आ रहा आपको? ऐसे ही है ना। अगर ये एंगल 90 से लेस है तो स्लोप क्या होनी चाहिए? ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसे ही है। अब हम चेक करते हैं कि ये जो लाइन दी हुई है इसकी स्लोप क्या है। और याद है स्लोप के दो तरीके मैंने बताए थे, एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो ट्रेडिशनल वे है, जो x का कॉफिशेंट होता था उसको स्लोप करते थे। एक और वे भी आपको शॉर्टकट बताया था, और क्या फार्मूला है याद है किसी को स्लोप निकालने के लिए, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के लिए? और ये याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इजी हो जाएगा। और वो क्या है, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशेंट ऑफ वाई। एक्स का कॉफिशेंट देख लें जो भी इक्वेशन है, और वाई का कॉफिशेंट देख लें। एक्स का कॉफिशेंट -1 है और वाई का कॉफिशेंट +1 है, तो डायरेक्ट आप स्लोप निकाल सकते हैं। नेगेटिव एक फार्मूले का है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर वाई, सो इट्स स्लोप इज 1। तो हमें स्लोप क्या चाहिए थी? हमें पॉजिटिव स्लोप ही चाहिए थी, और वो हमें नहीं पता कौन सी, हमें उससे टेंशन नहीं है। स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि ये पहली लाइन जो हमारा राइट आंसर होगा। दूसरी लाइन क्यों नहीं होगी? इसकी भी स्लोप सिर्फ निकाल के आपको बता रहा हूँ कि ये स्लोप नेगेटिव आ रही है। उसी तरह नेगेटिव कॉफिशिएंट एक्स ओवर वाई, सो ये -1 है। इट मीन्स आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही होगी, व्हिच इज योर राइट आंसर। तो ये लें जी, ये आपके पास ए आ गया। ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर आप देखें कि 6th चैप्टर की थ्योरी कितनी यूज हो रही है, साथ ही इसने स्ट्रेट लाइन का दिया है, तो 4th चैप्टर का भी टच दे दिया है। मजे का क्वेश्चन था। अगेन जिसकी बेस स्ट्रांग होगी वो इन क्वेश्चंस को कर सकेगा, और जिसकी नहीं है ऑब्वियस बात है जितने मर्जी वो रट्टे लगाते रहें, जो मर्जी करते रहें, ये पेपर उनके लिए ईजी नहीं होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। हम लोग क्या कहते हैं, मुख्तलिफ ये सेशन ज्वाइन करते हैं और फिर कहते हैं जी हमारा अच्छा हो जाएगा पेपर। और भाई बेस स्ट्रॉन्ग करो। मैं सर से भी यही कहता होता हूँ, टीचर से भी, कि इनकी बेस स्ट्रॉन्ग करा दें, ई केट इनके लिए इजी हो जाएगा। चलें जी, 20th क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड लाइन आर एज फॉलो। देखें अब आपके पास वही क्वेश्चन चल रहा है, आपने सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाने हैं। डायग्राम एक दफा फिर बना दूं आपके पास, ठीक है। चलें उसकी वजह से भी जरूरत नहीं है, हम पहला ये ऑर्डर पेयर चेक करते हैं कि यार ये पॉइंट ऑफ जारी बात, अगर ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इनकी पॉइंट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मैं कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। मैं पहले ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ 2 0, ए को मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। 2 0 का मतलब है x की जगह 2 रखेंगे, रेड कलर है, y की जगह 0 पर्पल कलर है, वैल्यू रख के देखें क्या ये दोनों साइड इक्वल आ रही है। यस, इसका मतलब 2 0 इसका पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या है, 3 1। पहले मैंने स्ट्रेट लाइन पे रखा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना ज्यादा इजी है। सो x इज इक्वल टू 3 और 1 रखेंगे, आप देखें क्या दोनों साइड सेम आ रही हैं। यस, इसका मतलब है कि जब आपने ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में रखे तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, लेकिन अब ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी, सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए। अब मैं फिर यही कह रहा हूँ, ये वाले नंबर जो हैं अब मैं इसमें रखूँ। डायरेक्टली मैंने इसमें इसलिए नहीं रखे कि ये छोटी इक्वेशन थी, अगर इसमें ना होता तो हम वो ऑप्शन ही खत्म कर देते। चूंकि ए की बात आ रही है तो ए में भी 2 0 को जब इसमें पुट करेंगे सर्कल की इक्वेशन में, x की जगह 2 रख लें, y की जगह 0 रख लें, तो आप देख लें कि दोनों साइड में आंसर क्या आ रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट भी चेक करते हैं, होपफुली ये भी आपका हो जाएगा। तो 3 और 1 रख के देखा, और मजे की बात ये हुई है कि ये बी पॉइंट सेटिस्फाई कर गया है। तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमारे पास इतना टाइम है। इस आंसर इज ए। अब आपको एक और ट्रिक बता देता हूं कि यार आप अगर देखें, सिर्फ पहले ये लीनियर में पुट करके नंबर देखने हैं, ठीक है। अगर लीनियर में ये वाले इनमें से एक भी नंबर ना होता तो ये ऑप्शन नहीं होनी थी, फिर दूसरा करते वो ऑप्शन भी नहीं होनी थी। इसलिए पहले लीनियर पे चेक कर लेना, अगर ये है तो क्वाड्रेटिक वाला करना है, अदरवाइज नहीं, पहले क्वाड्रेटिक को नहीं पकड़ना, वो टाइम टेकिंग काम है। एक और पॉइंट बता दूं, एक और शॉर्टकट इस क्वेश्चन के लिए। जब आपको ये पता चल गया कि ये 2 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, अब 2 0 और किसी में है ही नहीं, ऐसे ही है ना।
फिर आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको ये क्वाड्रेटिक भी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 2 0 पे भी कर रहा है, 3 1 पे भी लीनियर इक्वेशन कर रही है, तो ऑटोमेटिकली इस पे हाँ फॉर सेफ साइड आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना 2 0 किसी में भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब बाकी तीनों आंसर नहीं है, योर आंसर इज ए, ये और शॉर्टकट हो जाएगा। लेकिन ये मेंटल मैथ है, आप इसको कैसे यूज़ करते हो अपने माइंड को, वहाँ पे हम वो ऑब्वियस बात ये भी देख रहे होते हैं। ठीक है, फिर आपको ये सारा काम कोई करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने थारोली भी बता दिया है, मैंने इसका शॉर्टकट भी बता दिया आपको, बट विद लॉजिक। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कहना कि ये इधर कर लो वो उधर कर लो, बात खत्म हुई। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, अब अगला भी पार्ट इसी से रिलेटेड है, 3 क्वेश्चन थे ना, लाइन और सर्कल से रिलेटेड। अगला पार्ट बड़ा मजे का है, और इसमें उसने कहा है व्हाट इज द एंगल थीटा। एंगल थीटा आपने बताना है, उसी तरह सर्कल और लाइन की इक्वेशन दी हुई है। और मजे की बात ये वही सर्कल और लाइन की इक्वेशन है जो भी हम सॉल्व कर रहे थे पीछे। सही है, मैं यहाँ पे मुख्तलिफ वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक वे में बता रहा हूँ, हमने इनके पॉइंट्स निकालने में, याद है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी हमने प्रूव करके दिया था, मैं उसी पार्ट को यूज़ कर रहा हूँ। एक पॉइंट ये आया था आपके पास, कौन सा था जी, अभी हमने निकाला है, जब आपने इसको हाँ अभी उसमें सेंटर निकाल रहा है जी, कंपेयर कर रहा है, सेंटर इसका क्या आ रहा है -3 and 0। सो इस सेंटर एस 3 0। एक पॉइंट आपके पास क्या आया था अभी, ये देखो पिछले पार्ट में था ना 2 0 था और 3 1, यही पेयर था। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ याद आने के लिए कि सर ये पेयर अभी हम करके हटे थे। ये देखिएगा, ये देखो यही आंसर निकाला था ना, ए आंसर निकाला था इसका। तो एक्चुअली यही वाली इक्वेशन आगे उसने दी हुई है। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी थे, तीसरा हमने निकाला है। और वो तीसरा बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट अभी आपको बताने लगा हूँ, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 2 पॉइंट हमने निकाले हुए थे। हमें तीसरा पॉइंट एक्चुअली उस सर्कल का सेंटर, क्योंकि उसने कहा था नॉट ड्रॉन टू द स्केल, यानी कि ये एग्जैक्ट आपको डायग्राम स्केल के हिसाब से नहीं दी हुई थी। हमने क्या किया, सिर्फ इसका भी सेंटर निकाल लिया, और सेंटर इसका उसी तरह जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके जी और एफ की वैल्यू निकाल ली है, सेंटर में वैल्यू रखेंगे, और आपके पास सेंटर क्या आ रहा है 3 and 0। और 2 पॉइंट हमने ये लाइन के निकाले थे जहाँ पे वो सर्कल को कट कर रही ये है। अब आपने एक्चुअली एंगल कौन सा बताना था, थीटा। थीटा क्या था, इस सेंटर से इस पॉइंट के दरमियान एंगल। मुझे बताएंगे एंगल क्या है डायरेक्टली। नीचे भी x की वैल्यू 3 है, ऊपर भी 3 है, स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी सी टची हो गई है, स्ट्रेट कर लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब एंगल, बात खत्म हुई। ये लो आंसर आ गए। उसने सिर्फ एंगल पूछा था, चूंकि हमारे पास ये 2 पॉइंट पहले थे, हमने सिर्फ सेंटर फाइंड किया और स्ट्रेट लाइन से ये बता दिया है एंगल क्या आ रहा है 90। इसके और वे भी हैं, मसलन इसका रेडियस 1 है, ये 1 है, ये एंगल 45 है, ये 45 है, तो ये 90 आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ईजी था, मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप डिफरेंट टीचर्स का ज़रूर देखा करें, स्पेशली यूट्यूब की बात है तो आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, और उससे इंसान सीखता है कि हो क्या रहा है यार, किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास जो आ रहा है वो है जी क्वेश्चन नंबर 22, द डिटर्मिनेंट। ये बुक का ही क्वेश्चन है, 3.3 का है, क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड है। चूंकि बुक का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट याद होगी, 8 हमने बड़ी थारोली की है, जिन दोस्तों ने नहीं की हुई काइंडली वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा। अगेन आपकी बेटा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो भी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है, फर्स्ट ईयर तो ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट होगी, ऑलमोस्ट क्या है वो सारी की है, सेकेंड ईयर के लेक्चर भी चल रहे हैं, बहुत सारी मैंने चीज़ें तो कंप्लीट की हुई हैं। तो आप मेरे दूसरी वीडियोस में जाके एक्सरसाइज का नाम लिखें, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 3.3 बाय मोहम्मद आतिफ फरदौस, ये यूट्यूब का मेरा चैनल भी है। तो ऑब्वियस बात इसको खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ऑब्वियस बात है, मुसलमान जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने बहन भाइयों के लिए भी करता है। तो जो इससे रिलेटेड जो स्टूडेंट है उनको भी इस वेबसाइट का बताएं, यूट्यूब चैनल का बताएं, ताकि उसको सब्सक्राइब भी करें और ताकि ये चीज़ें उन तक भी पहुँचें। तो मैं ये बता रहा था कि जिसने जो एक्सरसाइज देखनी हो, जिसने एक्सरसाइज 3.3 है तो यूट्यूब के सर्च बार में जाइएगा, सर्च कीजिएगा एक्सरसाइज 3.3 बाय मोहम्मद आतिफ फरदौस, मेरा नाम लिखिएगा तो इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज आपके सामने आ जाएगी। और वहाँ पे भी टाइम फ्रेम दिया है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, 3 देखना है, 4, सिर्फ उस टाइम फ्रेम को क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पे जाएंगे, आपको 2 घंटे वो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें भी मैं टाइम फ्रेम आपको दे दूंगा,
आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, नीचे एरो में भी जा सकते हैं, ये आपको वहाँ पे भी ये चीज़ें मिल जाएंगी कि जब आप उस जगह पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे भी टाइम फ्रेम में। अब ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा पूरी ये लेक्चर देखें, आप क्वेश्चन नंबर 22 पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो में ये फीचर है, एंड में मैं आपको बता भी दूंगा अगर आप कहेंगे तो। जी बेटा बता दूंगा, मुझे बताना, ज़रा प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। अच्छा जी, तो अल्फा बीटा गैमा है, तो पहली प्रॉपर्टी याद है, क्या करेंगे, C1 में हम C2 ऐड कर रहे हैं, सो वी हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, और C2 में कोई चेंजिंग नहीं, C3 में नहीं है, जिस कॉलम में चेंजिंग करनी है उसको पहले लिख लिया है। सो वी हैव C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या कॉमन निकाल रहे हैं जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा फॉर्म C1 में से अल्फा बीटा और गैमा हम कॉमन निकाल रहे हैं, ये चीज़ आ रही है। अब क्या हुआ, दो कॉलम आइडेंटिकल आ रहे हैं, और अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा जी, 0। आपको याद है टू रोज एंड टू कॉलम आर identical, then determinant of the given matrix is 0. So its answer is 0. So your final option is A. ये तो मजे का था, अगेन बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था तो इजी हो गया है। अगेन बुक की तैयारी होगी तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। चलते हैं जी आगे, क्वेश्चन नंबर 22 तक पहुंच गए हैं, 30 क्वेश्चन है और मेरी कोशिश होगी इस लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 23, रिक्वेस्ट ये भी आती है कि जी एक ही लेक्चर में करवा दिया करें, मैं यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ ताकि हमें बार बार मुख्तलिफ जगह पे जाके सर्च ना करना पड़े। सो 23 है जी, द स्लोप ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। स्लोप आपको पता है हम क्या निकालते थे, dy/dx निकालते थे, स्लोप आती थी 2 पॉइंट फार्मूले से भी हमने की हुई है, और x कोऑर्डिनेट्स वो कह रहा आपने चेक करने। स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज 15। स्लोप उसने दे दी है तो स्लोप कैसे निकालते हैं जी, इसका डेरिवेटिव ले लें। याद है डेरिवेटिव, आप जिनको डेरिवेटिव नहीं आता उनसे रिक्वेस्ट है एक्सरसाइज 2.3, 2.4 और 5। 2.3 सिर्फ देख लेना, आपको बेसिक रूल आ जाएंगे। थ्योरी सिर्फ देखना, मैं फिर नहीं कह रहा हूँ कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं या बहुत ज़्यादा बेस समझ नहीं हो तो एक्सरसाइज 2.3 बाय मोहम्मद आतिफ अदौस लिखिएगा, इंशाल्लाह आपको पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल की मैंने विद कलर एनिमेशन आपको समझाया। वो उम्मीद है कि आपके लिए डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगी। अब मैं बहुत तफसीली नहीं करवाऊंगा। पार रूल क्या होता है, पार को हम नीचे उतारते हैं, पार में से एक माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 3x²। ये पार को नीचे उतारेंगे, 2 को नीचे करेंगे, 2 3 6, पार में से एक माइनस करेंगे 6x। 9x, x की वैल्यू 1 आ रही है, x का डेरिवेटिव 1 आ रहा है तो 9। मैं फिर कह रहा हूँ जिनको बेसिक नहीं आ रही, मैं हर एक क्वेश्चन में यही फोकस करूंगा, पहले बेसिक सीखो, फिर ई-कैट का पेपर आपके लिए फिंगर टिप्स पे होगा। अब ऑब्वियस बात है जिसको इंटीग्रेशन की बेस नहीं आ रही, जिसको डिफरेंशिएशन की नहीं है, उनके लिए सारे क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। स्लोप हमने निकाली और ये स्लोप उसने कहा ये इज 15, यानी कि ये dy/dx क्या है, 15 के इक्वल है। आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लें जी, 15 को दूसरी तरफ ले लेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, -9 और -15, -24 है जी। 3 आप कॉमन निकाल लें, 3 इधर जाके डिवाइड करते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर लें जी, -2x -8 है, 4 और 2 का बनेगा। यहाँ पे भी आपको मुख्तलिफ टीचर शॉर्टकट्स बताते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट पे ज़्यादा नहीं जाता हूँ बिकॉज जितनी देर में शॉर्टकट लगाना उतनी देर में हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट 2 में से x कॉमन निकालना है, अगले 2 में से 2 कॉमन निकालना है। सो x -4 एंड आंसर क्या आ जाएगा, 4 एंड -2। सो योर लास्ट आंसर इज C, -2 एंड +4। दैट्स इट। सिंपल था क्वेश्चन, बट अगेन बेसिक्स को उसने यूज किया है एंड देन सॉल्व कर दिया, सिंपल सी बात है। चलें जी आगे, ये था क्वेश्चन नंबर 23। Now we move on to question number 24। 24 क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं, 25 सेम है जी, एक ही स्टेटमेंट को लेके जा रहा। पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन इज शोन बिलो, आंसर द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन। एक पीस वाइज फंक्शन, आप जिनको पीस वाइज फंक्शन का नहीं पता है, सच एक्सरसाइज 1.4 बाय मोहम्मद आतिफ अदौस, आपको बेटा वहाँ पे पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन भी बताई हुई है और उसके क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। अब यहाँ पे ये उसने ग्राफ खुद दे दिया है, ये फंक्शन उसने दे दिया है, इधर x एक्स की जगह t लिखा हुआ है, y एक्स की जगह x ऑफ t लिखा हुआ है, आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। ऑब्वियस बात इन वैल्यूज को यूज करेंगे और हम अपने क्वेश्चन अगले दोनों पार्ट जो हैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी मजे का क्वेश्चन है, ग्राफ देख के परेशान ना हो जाया करो क्योंकि ग्राफ की हमें आदत ही नहीं है, और जिनको इसकी समझ है, आप देखो ये क्वेश्चन बड़े ईजी होते हैं, ज़्यादा ईजी होते हैं ग्राफ वाले।
या डायग्राम वाले, क्योंकि मोस्टली हाफ क्वेश्चन तो उसने सॉल्व करके दे दिया होता। खैर चलते हैं, इससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चलेंगे, देखें आपके पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 24। आपके पास वैल्यू ऑफ 0 to x एक्स टी डेफिनेट इंटीग्रल का अगेन क्वेश्चन है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस आपके पास ग्राफ दिया हुआ है। आपने x ऑफ t डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पे वर्ड उसने एरिया नहीं यूज किया, अगर एरिया करेंगे तो भी बता दूंगा, अगर वैल्यू कह रहा है तो वैल्यू की भी बता देता हूँ। अब इसके पार्ट्स हम कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम आपका बनी हुई है, सिंपल से पार्ट है। एक ए, कौन सा है, ये एक ट्राइंगल छोटी सी नजर आ रही है। फिर एक और ट्राइंगल नजर आ रही है, कौन सी, बी, ये देखो बी, इधर भी मैं लिखता जा रहा हूँ, उधर भी करता जा रहा हूँ। एक और ट्राइंगल नजर आ रही है, कौन सी, सी। ये मैंने नेगेटिव इसलिए किया है कि एरिया एक्स एक्सिस से नीचे आपको याद हो डेफिनेट इंटीग्रल में किया तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है। ठीक है, वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, एरिया जब करेंगे वो तो पॉजिटिव ही है, लेकिन वैल्यू इसमें नेगेटिव है, इसलिए जो एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है उसको नेगेटिव लिखते हैं। इसीलिए मैं आपका ग्राफ भी बनवाता होता था, आपको याद हो 3.7 आई थिंक सो, वहाँ पे था डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। और लास्टली एक और चीज रह गई है, ये रेक्टेंगल, ठीक है। 4 चीजें मैंने की। सबसे पहले डायग्राम आपको बनी होगी, कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। इसके पीसेस कर लो, ए बी सी एंड डी। सी नेगेटिव क्यों है, एक्स एक्सिस से नीचे है। ए आपके पास है ट्राइंगल, इसका वैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, याद है। तो बेस इसकी क्या है, 0 से लेकर 1 तक डिस्टेंस 1 है, हाइट इसकी क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस है इस पॉइंट का, वो भी 1 है। तो बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है। तो क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बी की क्या है, बेस 2 से लेकर 3 तक, अगेन बेस 1 है, हाइट क्या है 2 से लेकर 1 तक, हाइट 1 है, अगेन सेम चीज। सी की बेस क्या है, 3 से लेकर 2 तक 1 है, और हाइट भी इसमें 1 है। अब ये बड़ा इसलिए बना हुआ है, जरा करते हुए हो गया, ये सेम रखिएगा, नॉट टू द डायग्राम स्केल की बात कर रहा है, तो ये भी 1 है। और लास्टली डी है, डी की कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला या स्क्वायर है, बेस इंटू हाइट। स्क्वायर इसलिए कह रहा हूँ, ये बना इसमें रेक्टेंगल है, लेकिन 1 से 1 डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल भी 1 है और वर्टिकल भी 1 है। सो स्क्वायर या रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू हाइट या बेस इनटू हाइट। सो वी हैव x इनटू 1 इनटू 1। अब इसको सॉल्व करना है, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब आपने सर ये करना है 1/2 को 0.5 कह रहे हैं, 1 + 1 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, इनको ऐड किया तो वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज 1.5। सो योर फाइनल आंसर इज सी। अगर यही क्वेश्चन आपको कहता एरिया ऑफ दिस, तो आपने इन चारों, एरिया में ऐड होता है तो इन चारों को आपने ऐड कर देना था, अगर वो वर्ड एरिया का यूज करता है। अगर पेपर में आ जाता है नेक्स्ट, तो ध्यान में रखिएगा, यानी कि ये नेगेटिव जगह पॉजिटिव हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो उस सूरत में आंसर 2.5 आना था, क्योंकि ये दोनों भी ऐड हो जाने थे उसमें। याद रहेगा जी, वैल्यू और एरिया के दरमियान जरा डिफरेंस रखिएगा, तो मुश्किल बात नहीं। चले आगे। जी बेटा, कोशिश कर रहा हूँ, कलर लैंग्वेज आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। उम्मीद है कि ये पेपर आपके लिए अच्छा तैयार होगा, और ना सिर्फ पेपर, आपको थोड़ी सी थ्योरी भी आएगी कि यार करते कैसे हैं। अच्छा, उसी को आगे लेके जा रहा है, वाई ऑफ टी dx ओवर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। dx ओवर डी दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन दी हुई है, और यहाँ पे ग्राफ की ग्रिप आपकी होती है, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी है। ग्राफ आपके पास ये दिया हुआ है। अब ये देखें 1.5 सब में एक्चुअली ये x की t की वैल्यू दी हुई है, t कहाँ पे, ये x एक्सिस पे है, तो t की वैल्यू 1.5 1.5 चारों में दी हुई है। तो 1.5 कहाँ पे आ रही है t पे, जरा ग्राफ पे चेक करते हैं। ये 1 है 2 के दरमियान, यहाँ पे कहीं पे 1.5 आएगी, ऐसे ही है जी। अब 1.5 ये t की वैल्यू है, लेकिन ये दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन स्लोप, dx ओवर dt क्या होता है, रिस्पेक्ट टू t कह रहा है, रिस्पेक्ट टू x, तो ये स्लोप आ रही है। तो इस सूरत में स्लोप क्या होगी, ये 1.5 पे एग्जैक्ट स्लोप क्या होगी, ये जो आपके पास कर्व जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, तो बेटा एंगल तो होगा, इसका भी 0 है तो ये पैरेलल है, तो इसका भी एंगल 0 हो जाएगा। स्लोप आपने पढ़ा होगा m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, याद है, थीटा की जगह क्या आ गया, 0 डिग्री, तो टेंजेंट 0 किसके इक्वल आ रहा है, 0। सो 1.5 पे स्लोप क्या आ रही है, 0। अब देखिए 1.5 जब रखा है तो ये सी और डी आंसर स्ट्रेट अवे ए और बी निकल गया है। तो 1.5 पे 0 इधर भी है, 1.5 पे 0 इधर भी है। ओके जी, एक तो हमारा कंफर्म हो गया। अब सी और डी में से हमने निकलना आना है। अब
t इज इक्वल टू 3 पे चेक करें, ये दूसरी वैल्यू क्या है, ये एक्चुअली t की वैल्यू, जिसमें हमने t की वैल्यू 1.5 पे देखी है, अब t की वैल्यू 3 पे देखेंगे तो 3 की तरफ चले तो ये 3 है, और यहाँ पे अगर इस लाइन की स्लोप देख रहे हैं तो एंगल क्या बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है, देखें ये एंगल 45 है। कैसे पता चला, ये स्टेट 90 है, ये बड़ा टेक्निकल चीज बताने लगा हूँ, स्टेट 90 है, ये टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल इस तरफ है, ये 2 से लेकर 3 तक बेस भी 1 थी, हाइट भी 1 थी, तो दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। एक्चुअली ये भी 45 है और ये भी 45 है, ठीक है। तो मैंने ये 3 के इस साइड वाला 45 लिया है, तो इस साइड वाला राइट साइड वाला एंगल क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस से हम ऑल द वे एंगल देखते हैं तो 180 होता है। 180 में से हम क्या कर रहे हैं, ये देखें बेस और हाइट सेम है, इसलिए मैंने इसको 40, ये भी 45 के ऊपर वाला भी 45 होगा, तो 180 में से 45 निकाल लें, क्योंकि पूरी लाइन हॉरिजॉन्टल आपके पास क्या होता है 180, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो 180 में से 45 निकालेंगे तो 135, लेकिन हमें ये एंगल नहीं, हमें स्लोप चाहिए थी, क्योंकि इसने डी एक्स ओवर डी स्लोप की बात की है। तो जब स्लोप निकाल लेंगे तो टेंजेंट 135 क्या होता है, ये होता है -1। इसका मतलब है जब आपने 3 रखा है तो आंसर क्या आ रहा है -1, सो ये लास्ट आंसर इज डी। तो ये ले, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, लेकिन कोशिश की है थॉरोली आपको करवाने की, उम्मीद है कि डायग्राम बनी होगी, सिर्फ वहीं पे आपने खेलना है और विद इन 1 मिनट आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको कुछ टेबल्स आते हैं और अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो। चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं। 26 देखें, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एफ एक्स, हाँ जी आ गया जी, मिनिमम मैक्सिमम फिजिबल रीजन बता दिया है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू याद आ रहा है, ठीक है। सेकंड चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, फिर हमने फिजिबल रीजन 5 चैप्टर भी सेकंड ईयर में पढ़ा था, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, सिंपल है, देख के परेशान नहीं होना है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो मैक्सिमम या मिनिमम हम क्या करते थे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे। स्क्वायर ओपन करना चाहें तो कर लें, मैंने ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर करके जरा एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई कर लिया, ना भी करेंगे चल जाएगा, लेकिन अगर कर लेते हैं एक गिवन इक्वेशन को तो इजी है। खैर, मैक्सिमम निकालना मिनिमम निकालना हो, आपने क्या करना होता है, पहले तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है, तो डेरिवेटिव निकालते हैं जी, क्या आ जाएगा, पार रूल, पार को नीचे तारें, पार में से माइनस करें, तो ये क्या आ जाएगा 2x - 2, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा गया है वो मुझे खत्म करने दें, वेट कीजिएगा जी, सेव कर रहा है, ये वाला स्टेप नहीं आएगा बिकॉज इसी की डिफरेंशिएशन हमने की है। इसको जरा ऊपर ले जाते हैं ताकि तरतीब सेम रहे। तो बेटा पार रूल, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, ठीक है जी। चलो जी, मैं अब ये 26 क्वेश्चन पे आपको जरा वो ट्रिक भी बता दूं जी, सॉरी क्योंकि ये बच्चों ने कहा था कि सर उसके, हाँ अभी जरा नेट की प्रॉब्लम है, तो अभी मैं नेट कनेक्ट करता हूँ तो फिर बेटा बता देता हूँ, मुझे एंड में याद करवा देना। वो ये कह रहे जी डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सर्च करना है, वो बेटा मैं एंड में आपको बता देता हूँ, नेट अभी कनेक्टेड नहीं है, तो जैसे ही होता है तो मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। चलें जी, फिलहाल हमारा क्वेश्चन चल रहा था, उसको लेके एंड में याद करवा देना यार, ना करवाया तो आपकी जिम्मेदारी है, बुजुर्ग बंदा भूल जाता हूँ यार, तो आपने मुझे याद करवाना है, ठीक है। अल्लाह करे याद करवा दें जी। अच्छा जी, चलें चलते हैं जी। तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव हमने अभी तक निकाला था, ठीक है, मिनिमम वैल्यू उसने खुद कह दी थी, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है तो आपके पास क्या आ गया 2x - 2, क्या करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखें, x की वैल्यू निकालने, तो इक्वल टू 0 रखा है, मीन 2x - 2 को 0 रखा है, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, तो ये मैंने कलर लैंग्वेज यूज कर दी, इट मीन x इज इक्वल टू 1 आ गया, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर ये ऑटोमेटिकली आंखें बंद करके लगा दो। लेकिन और चेक करना चाह रहे हो, एक्चुअली ये y की वैल्यू होती है x इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में पुट कर दो, गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर दें कोई मसला नहीं, मैं गिवन में कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 1 - 1, तो ये y की वैल्यू या आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू -2, तो 1 एंड -2, तो आंसर क्या आ जाएगा D, दैट्स इट। अब ये कुछ लोग कहते हैं जी मिनिमम वैल्यू भी देखना, लेकिन ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, वो आगे क्वेश्चन में मैं करूँगा भी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो ग्रेटर दैन 0 आ रहा है विच इज़ मिनिमम, ये ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला कि यार ये मिनिमम का वर्ड ये यूज़ कर रहा है। आपका आंसर एक्चुअली x इज इक्वल टू 1 पे ही आ चुका था, बट सेफ साइड आपने यहाँ तक पर्पल तक कर लेना है, बेस बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि यार आगे भी उसने वैल्यू की हुई है, ठीक है जी। देखिएगा यहाँ पर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, ओके जी। चलें आगे।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27 है जी। इफ f1 ऑफ x, इफ f2 ऑफ x, दो आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी करेक्ट होगी। अगेन आपके पास वही मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है और स्टेशनरी पॉइंट की बात कर रहा है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू और स्टेटमेंट की लेनी, नेट भी आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, कनेक्ट में कर रहा था। तो इसी तरह सेम है, डिफरेंट स्टेशनरी पॉइंट है, फिर वो कह रहा है हैव डिफरेंट मिनिमम वैल्यू बट द सेम स्टेशनरी पॉइंट, हैव सेम एज वेल एज स्टेशनरी पॉइंट। तो चार ऑप्शन है। आपको देखने में बहुत हैवी क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगेन अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, देखें बात सुने, जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से माइनस करेंगे तो एक्चुअली एक्स स्क्वायर रह जाएगा -4x+3, एक कांस्टेंट का जीरो, इसका भी डेरिवेटिव जीरो। आप देखें तो दोनों का डेरिवेटिव सेम नहीं आ रहा। तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वो तो सेम आ रहा है। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कहते हैं, इक्वल टू जीरो रख रहे हैं। तो दोनों का अगर डेरिवेटिव सेम आ रहा है तो स्टेशनरी पॉइंट क्या आ गया आपके पास, सेम। ऐसे ही है ना। तो ये अब देखें इसमें कौन सी ऑप्शन है जिसमें सेम स्टेशनरी पॉइंट है। कहता है हैव डिफरेंट मिनिमम, ये ए नहीं है। सेम बट डिफरेंट स्टेशनरी पॉइंट, ये नहीं है। ये है जी डिफरेंट मिनिमम बट सेम स्टेशनरी पॉइंट। तो सी ऑप्शन जो आ गई है वो आ गई है, और इस तरह एज वेल एज ये भी उसने कहा है। अब इसमें एक और चीज़ कर लेते हैं कि क्या इसके जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज होंगी या सेम होंगी। देखें अगर दो स्टेशनरी पॉइंट है, ए की वैल्यू और है, बी की वैल्यू और है, तो ऑब्वियस बात है एक पे वो क्या कर रहा है कि वो डिफरेंट वैल्यू देगा, ज़रूरी नहीं फिर सेम ही आएगा। एक पे मैक्सिमम दे रहा है और एक पे क्या कर रहा है, मिनिमम दे रहा है। सो एक तो ये कि स्टेशनरी पॉइंट सेम है बट कांस्टेंट डिफरेंट है। तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा सी, मीन जो सी ऑप्शन आपके पास है, F1 F2 हैव अ डिफरेंट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज बट सेम स्टेशनरी पॉइंट। तो ये बेटा इसका ऑप्शन है। अब देखें, देखने में अगेन कितना हैवी क्वेश्चन नज़र आ रहा है, बट अगर बेस आप बेसिस को इट कहते हैं तो विद इन सेकेंड आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर वही बात है, अगर आपकी ग्रिप है डिफरेंशिएशन पे तो कोई मुश्किल बात जी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ जी, चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 28। चलो यार मैं पहले बता ही दूँ, सर को ज़रा प्रॉब्लम हो रही है कि क्वेश्चन को कैसे आपने ढूंढना है। नेट हमारा कनेक्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल जी आप जाते हैं और यूट्यूब ओपन कीजिएगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे डायरेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ तो आपके पास ये बेटा आ रहा है एक्सरसाइज, लाइक अभी मैं आपको चलें वो निकाल के भी दे देता हूँ। जी एक्सरसाइज है जी 2.3 बाय मोहम्मद। आप एक्सरसाइज को सर्च करने का भी बता रहा हूँ, जो भी थ्योरी आप करना चाहें। शुरू का लेक्चर सुन लीजिएगा, लेक्चर के शुरू में मैंने थ्योरी बताई हुई है। ये लेनी बाय मोहम्मद आतिफ और दोस्त, ये मैंने क्या किया है, इसको टिक किया है और ये मेरी एक्सरसाइज आपके सामने आ गई है। एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की देखना चाह रहे हैं, सेकंड अगर वो लिख लेते तो ज़्यादा बेहतर था। खैर जो भी आपने करनी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो आपके सामने आ जाएंगी, जो मैंने अपलोड की हुई हैं। ये वाला आपके पास आ गया जी, ऑब्वियस बात एड्स हैं, इसको भी हम निकाल देते हैं। तो वेट कीजिएगा जी, ऑब्वियस बात है ये स्किप ऐड करना पड़ेगा जी। मैं ये बात कर रहा था कि आप मेरे वीडियोस में से क्वेश्चन या थ्योरी कैसे निकाल सकते हैं। ये नीचे आपको स्मार्ट सिलेबस ये एरो नज़र आ रहा है, आपने ये एरो क्लिक कर देना है। ये आपके मोबाइल में भी नीचे अगर आप क्लिक करेंगे वहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगा। तो जैसे ही आपने ये क्लिक किया है तो आपको ये राइट साइड पे ये सारी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन इसमें करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ उस क्वेश्चन नंबर को क्लिक कीजिएगा, वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ आपके ये इसमें 2019 के पेपर में भी करने जा रहा हूँ, आप वहाँ पे भी ये चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन जो मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे भी आपके पास ये टाइमिंग है। यहाँ पे मैं लिंक भी देता जाऊँगा, जो जो क्वेश्चन से रिलेटेड है कोशिश करूँगा कि वो उससे रिलेटेड थ्योरी का लिंक इधर दे दूँ। आपने जस्ट लिंक को क्लिक करना है तो तब भी आपके पास आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा जी डेमो था कि अब आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको चाहिए आप सिर्फ उस पर क्लिक करें, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, सुकून हो गया सर। चलो चूँकि सर को काफ़ी प्रॉब्लम थी वो मैंने बता दी है जी इसका, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स भी हैं साथ, तो कोशिश यही होती है कि यार उनको भी लेके चलें।
और ये टाइम फ्रेम वाला अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा फीचर यूट्यूब ने ऐड किया है और मेरा जितना भी स्मार्ट सिलेबस की वीडियोज़ हैं उसमें ये आपको फीचर मिलेगा। चलें जी, देखते हैं। हमारा मेरा ख्याल अभी लास्ट पार्ट हो चुका था, ये वाला क्वेश्चन 27 हमने कर लिया हुआ है। अब चलते हैं 28 की तरफ। लास्ट 3 क्वेश्चन है जी, मज़े का लेक्चर है, उम्मीद है मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है, स्पेशली ये ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हुए या शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही होती है, आपका पता कोई नहीं। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर, कर लो यार, लोड कर रहा है जी, वेट कीजिए। 28, ओके जी। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, अच्छा ये उसी क्वेश्चन को आगे उसी टाइप का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है, उसी तरह लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट याद है, वही मिनिमम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो जल्दी से हम क्या कर रहे हैं, हम बाकी टेंशन नहीं ले रहे हैं, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। ये वही वाली चीज़ है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से माइनस करें, जब 3 नीचे आएगा मीन फर्स्ट पे आएगा 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, 3x² आ जाएगा। 2 को नीचे उतारेंगे, 2 2 जार 4 आ जाएगा, 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगेन मैं स्पीड से कर रहा हूँ, बेसिक्स देखनी हो तो 2.3 इसी तरह सर्च करके आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। सो पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, क्या कर रहे हैं हम, 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं और वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और x की वैल्यू क्या आ रही है, मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, -4x, या फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, लास्ट 2 में से -1 कॉमन आ रहा है। सो वी हैव x - 3 इंटू x - 1, और यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 3 1। यहाँ से एक चीज़ तो आ गई है कि जी 3 1 आंसर है, लेकिन मसला ये है इसमें भी 3 1 है, इसमें भी 3 1 है, इसमें भी 3 1 है, एक नन वाला गया है, वो बात की बातें। अब आपने ये चेक करना है कि ये मैक्सिमम कहाँ पे और मिनिमम क्या है। तो आप क्या कहते हैं, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा क्या आ जाएगा, ये 2x - 4, और फिर क्या कहते होते थे 2.9 डिवाइड करें आपकी सेकंड ईयर, x की वैल्यू बेटा सेकंड डेरिवेटिव में रख लेंगे, पहले x की वैल्यू 3 थी तो x की जगह यहाँ पे 3 रखेंगे, 2 3 6 -4। अगर ये ग्रेटर दैन 0 है तो फंक्शन क्या होता था, लोकल मिनिमम। और अगर जब x की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें सेकंड डेरिवेटिव में तो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 का मतलब लोकल मैक्सिमम। तो लास्ट आंसर इज बी। देखें लोकल मिनिमम जो आ रहा है वो x इज इक्वल टू 1 पे है, मैक्सिमम सॉरी, और मिनिमम आ रहा है x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम है और मिनिमम x इज इक्वल टू 3 पे है। तो सिंपल था जी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को जरा ध्यान में रखेंगे तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड था। ये था क्वेश्चन नंबर 28। लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 29। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो 29 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है द एंगल थीटा बिटवीन लाइन स्टेटमेंट ओ ए ओ बी एस। अगले में खैर लास्ट 2 क्वेश्चन इसी टाइप से रिलेटेड ही हैं, खैर पहले नहीं मैं एक ही है, एंगल थीटा है। चलें देखते हैं, 2 है मेरा ख्याल, लास्ट 2 एक जैसे थे। ये आपके पास डायग्राम दी हुई ठीक है जी, ओ ए ओ बी आपके पास दिया हुआ है, कहता है जी आपने एंगल थीटा बताना है ओ ए और ओ बी के दरमियान, ये एंगल बताना है कितना है। अगेन 4 चैप्टर रिवाइंड करें, 2 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, 0 0 B2 1 C1 3। मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, 2 पॉइंट फार्मूला याद है, स्लोप 2 पॉइंट के लिए बड़ा मजे के हमने वहां पे क्वेश्चन किए थे, y2 - y1 ओवर x2 - x1, याद आ रहा है स्लोप का। तो स्लोप ऑफ ओ बी निकाल रहा हूँ, इसको मैं m1 का नाम दे रहा हूँ। तो m1 क्या आ जाएगा, y2 - y1 x2 - x1 मीन 1 - 0 2 - 0। अब जिसको इसकी बेस नहीं आ रही काइंडली 4 चैप्टर देख लीजिएगा, वहां पे स्लोप के क्वेश्चन हमने किए हैं, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। सो m1 आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। सो स्लोप ऑफ ओ बी आ गई है। नाउ स्लोप ऑफ ए ओ ए किसके इक्वल आएगी, m2 का नाम दे रहे, उसी तरह y2 - y1 x2 - x1, आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 रख सकते हैं, मगर ओ ए की बात कर रहा हूँ। सो वी हैव 3, दोनों की स्लोप्स आ चुकी हैं, हमें एंगल चाहिए, याद है एंगल बिटवीन देम है, टेंजेंट थीटा हम लगाते हैं या टेंजेंट अल्फा आ जाएगा। और क्या था फार्मूला, m2 - m1, याद आ रहा है 4th चैप्टर, मैं बार बार उसी पे जा रहा हूँ, सिर्फ आपने ये फार्मूला लगाना है, इनकी वैल्यू रख दें, m2 इज इक्वल टू 3 m1 इज इक्वल टू 1/2, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये 3/2 या 2 + 3, एक्चुअली ऊपर भी 5/2 आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जैसे ये कैंसिल होंगे तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स उधर जाके 45, टेंजेंट में 1 किसकी वैल्यू होती थी 45, तो क्या आंसर होगा, यस। सो योर फाइनल आंसर इज 45
डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके है जी, चलें आगे। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, बिकॉज 2019 के पेपर की रिक्वेस्ट आई हुई थी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, जो पर्सनल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कहा था, तो मैंने कहा अच्छा जी ई कैट का भी आपको टेस्ट कर देते हैं। अब ये ना हो कि अब अगले पे शुरू हो जाएंगे, 2018 भी करा दे, 17 भी, बट चूँकि मेरे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में बेटा लेक्चर्स होते हैं तो बहुत कम टाइम होता है, लेकिन ये ईद की छुट्टियों में मैंने कोशिश की है आपको ये करवाने की, और मज़ा तभी आता है जब थारोली एक चीज़ को कर लें। सो आगे रिक्वेस्ट ज़रूर करते जाइएगा, बस बुरा ना मनाइएगा, टाइम हुआ तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। OACV फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। अच्छा जी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आपने फाइंड करने हैं। आपको याद है हमने 4th चैप्टर में इस तरह भी किया है, इस तरह के क्वेश्चन भी थे। स्लोप हम निकालते थे, फिर स्लोप पैरेललोग्राम इक्वल रखते थे, दो इक्वेशंस बनाते थे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे और फिर जाके आंसर आता था। लेकिन चूंकि ये कैट है, शॉर्ट फॉर्म हमने देखनी है, इसके लिए दो मेथड आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट में। शायद ये वाहद क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट मेथड आपको शॉर्टकट के बता रहा हूँ, बाकी आपको मैंने थारोली समझाए हैं। और दोनों मेथड हैं जी, कोई भी आप एक कर सकते हैं। पैरेललोग्राम के लिए क्या कर रहा है, एक्चुअली देखें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और इसका क्या है 2 है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो आपने क्या करना है, अपोजिट वालों को ऐड कर देना है, 1 + 2 - 0। तो आंसर क्या आ रहा है जी 3। एक्चुअली x = 3 आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, x वाले को मैं रिपीट कर देता हूँ, x मैंने क्या किया 1 + 2 - 0 = y का बताएंगे फिर क्या होगा, इसी पैटर्न को यूज करें। y इधर क्या है जी 3, इधर y क्या है 1, इधर क्या है 0, तो 3 + 1 - 0 = इस तरह से आप डायरेक्ट इसका आंसर 3, 4 बता सकते हैं। एक और मेथड बता रहा हूँ जी इसी का ही, उसमें क्या है कि जी x + 0, इसके दोनों के x कोऑर्डिनेट ले लो और इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके इक्वल कर लो। मीन x + 0 किसके इक्वल आ जाएगा 2 + 1 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 3, और इसी तरह इसके y + 0 और इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को इक्वल रख लो। ये दोनों मेथड है जी पैरेललोग्राम के लिए, शॉर्टकट मेथड है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी A, which is 3 and 4। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, मैंने कोशिश की है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये पेपर करवाया है जस्ट आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, उन स्टूडेंट के लिए कि सर पेपर पता नहीं कहाँ से आता है। कुछ नहीं है सर, हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको रिलेट करके बता दिया है, कहाँ से किस चैप्टर किस एक्सरसाइज है, इसका लिंक भी दे दूंगा। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा थॉरोली स्टडी करके जाइएगा, और फिर अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकेंगे, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो रट्टा जितना मर्जी लगा लो, वो फिर आपकी अपनी मर्जी है जी। वो फिर वही होता है कि जी मैं पेपर तो बड़ा अच्छा करके आऊँ लेकिन मार्क्स नहीं आए। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ई कैट पेपर। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी और लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।